रहमान भाई, हर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग होते हैं जो कि आपकी लाइफ को शेप करते हैं, जिससे आप इंस्पायर्ड होते हैं। मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को दोस्ताना माहौल अपने बच्चों के साथ रखना चाहिए ताकि उनके दिल में अगर कोई चीज़ है ना वो खुल के बयां कर सके, उनके अंदर रहती है। आपकी जर्नी कैसी थी? मुश्किल थी, आसान थी? ये जो हम नॉर्मल परसेप्शन पाया जाता है हमारे यहाँ कि जी बस जाओ 2 दिन जाके ना डंबल उठाओ और आप जो है ना बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। अगर तो हिस्ट्री चेंज करनी है तो डिफेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो डिफेंड करने के लिए फिर मैंने रिस्क लिया, लेकिन ये चेंज में लेके आया कि वही चीज़ें मैं फ्रीली लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के लिए टीवी पे बताना शुरू हो गया, शोज़ में बताना शुरू हो गया। तो आज के शो का मकसद भी ये है कि रियलिटी को आप ऑन स्क्रीन लेके आओ ताकि लोगों को पता चले। हमारे सिस्टम में आज भी एक डार्क साइड चल रही है। तो जो ये कहते हैं जी कि हम वेजिटेरियन फूड खा के इधर पहुंचे, तो वो क्या सीक्रेटली कुछ चल रहा होता है? अच्छा थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी मैंने निकलवाई। अच्छा उसमें ऐसा है कि हर कोई सच नहीं बोलता। मैंने आपको पहले बताया कि 70% लोग रॉन्ग बताते हैं। हाँ। सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि उस पर्सन का बैकग्राउंड चेक करें। हाँ, सही। और बड़ा ही हर एक ने ये कहा है कि ये सवाल पूछना है कि जब छोटी उम्र से या 10-11 साल में कोई बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करता है तो हमारे यहाँ अमूमन एक तासुर पाया जाता है कि जी उनकी जो हाइट है उसके ऊपर असर पड़ता है, छोटे रह जाते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती। कि ये ट्रू है या नहीं है और किस उम्र से स्टार्ट करना चाहिए? तो इसलिए उन लोगों को ये मैसेज है कि ये मत सोचिए कि अगर किसी बच्चे को आपने जिम भेजना है तो वो डायरेक्ट बॉडी बिल्डिंग पे आएगा। वो पहले फिटनेस की सारी स्टेजेस क्रॉस करेगा, फिर वो आएगा बॉडी बिल्डिंग की स्टेज। तो जो फ्रीलांसर्स है वो सारा दिन साफ ज़ाहिर लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, तो उनके जो है ना वो नज़र के ऊपर स्पाइनल का मेजर इशू आ जाता है। आपके आए होंगे आपके भी पास लोग कि जी ऐसे ऐसे इशू है। तो इनको जो है ना आपने शॉर्ट में टिप देनी है कि भाई आप कैसी रूटीन अपनी सेट करें कि ये इन मसाइल से जो है वो आप। मॉर्निंग आपने सौंफ का पानी पीना है, एम्प्टी स्टमक, जो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा। घर में भी बना सकते हैं, बनाया भी मिल सकता है। आपका ब्रेकफास्ट, आपका ग्रीन टी, कॉफ़ी मोस्टली लोगों को सूट नहीं करती, तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। फाइबर बिस्किट्स 2-3, अगर वो नहीं करना तो आप ब्राउन ब्रेड को आप थोड़ा सा पैन पे गर्म करके वो कर सकते हैं। हल्का सा आप हनी लगा सकते हैं, हल्का सा बटर लगा सकते हैं गुड फैट के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा हमारी कोशिश रही है कि हम अपने सुनने वालों के लिए कुछ ना कुछ एक वैल्यू ऐड कर सकें। आज का ये जो पॉडकास्ट है जी, जब मैं डिज़ाइन कर रहा था तो मेरे माइंड में ये बात चल रही थी कि आज का ये पॉडकास्ट सुनने के बाद हमारी जो ऑडियंस है वो क्या सीख के जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप टीनेजर हैं या फिर आप लेट 40s में हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, आप घरेलू खातून हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में है या पोस्ट प्रेगनेंसी में है, किसी भी उम्र से आपका ताल्लुक़ है, ये पॉडकास्ट आपके लिए है। क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस गुरु जनाब रहमान अब्बास। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रहमान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, शुक्र अल्लाह का। जी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह लग रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं बस कभी इधर कभी उधर, रूटीन ऐसी, ज़िंदगी अप एंड डाउन, उन सब चीज़ों को साथ लेके फिर आगे बढ़ना भी है और जो लोग आपसे कनेक्टेड होते हैं उन सबको लेके भी चलना। अगर आप नहीं ठीक होंगे तो फिर आप एक एज अ लीडर एक सिस्टम में काम करते हो, तो फिटनेस इंडस्ट्री में तो सभी लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, तो उन चीज़ों को लेके भी फिर चलना होता है, खुद का ख्याल रखना होता है। दुनियावी सिस्टम तो आपको पता है फिर रुकता तो है नहीं है। हाँ जी, दुनिया में तो चलना ही चलना। हाँ, चलना है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अगेन ऑफिशियली जो है ना, मैंने कहा आपसे, वैसे तो हम बहुत मेहरबानी पहले भी कहा आपसे, लेकिन अभी ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड हम आपका बहुत मेहरबानी है, आपने अब टाइम दिया। रहमान भाई, हर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग होते हैं जो कि आपकी लाइफ को शेप करते हैं, जिससे आप इंस्पायर्ड होते हैं, और वो किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। आपके वाले साहब, अल्लाह ताला जी उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। उनका जो रोल है, वालिद का रोल, तो आप उसको जो है ना कभी भी कम नहीं कर सकते। आपकी जो फिटनेस की जर्नी है या उसके अलावा भी, उसमें आपके वाले साहब का रोल और उससे रिलेटेड चीज़ अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें तो। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा अपने फादर के बारे में थोड़ा सा कि वो हेले कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं। उसके अलावा 8 साल से कुरान पाक तफसीर उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दिया, A+ आए। उसके बाद लफ्ज़ों की तफसीर में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे।
अब एक बाप का रिश्ता, एक दोस्त का रिश्ता, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। बाप तो थे ही, लेकिन बचपन से कह ले कि एक दोस्ताना एक ताल्लुक चल रहा था। सही। अब उसमें ये होता है कि आम घरानों में ऐसा होता है कि अच्छा नहीं बेटा तूने ये करना है, ये नहीं करना, तूने इस तरफ चलना है। डिक्टेट किया जाता है। हाँ ऐसा है। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि तू क्या चाहता है। सही। मैंने कहा जी मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, इस तरह मैं इसको आगे लेके चलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है करो, तुम्हें यकीन है? जी मुझे यकीन है, मैं तेरे साथ हूँ। एक दोस्ताना हो गया। जब आप, मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को दोस्ताना माहौल अपने बच्चों के साथ रखना चाहिए ताकि उनके दिल में अगर कोई चीज़ है ना वो खुल के बयां कर सके, उनके अंदर रहती है जो आगे जाके इश्यूज भी पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ मेरी जिंदगी में टोटल ऑपोजिट था। एक दोस्ताना, अच्छा जी डेली की रूटीन बतानी, अच्छा तूने क्या किया, अच्छा यार ये मसला हुआ है तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो मैं पूछता था कि अच्छा पापा हम ये मैं कर रहा हूं तो आप मुझे इसमें राय बताएं अपनी, फैसला तो कर लिया है क्या मैं ठीक हूं या नहीं ठीक। तो इस तरह एक दोस्ताना माहौल चल रहा था। तो उनकी जर्नी इसी तरह आज भी जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी स्टडी में चल रही थी, लेकिन वो तलाश थी, जुस्तजू थी ऊपर वाले के साथ। सही सही सही। तो उसमें जहां जितना भी वक्त उनके साथ गुजरा मैं लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकता। बस इतना कहा कि मेरा यार चला गया। अल्लाह ताला जी सबके जो वालिदैन हैं उनका साया उनके ऊपर सलामत रखे। आमीन। ये एक ऐसा खला है जिसको कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकती। बट ये दुनिया है जी, यहाँ पे सब कुछ फानी है, हर एक ने जाना है। यहीं पे आके जो ना रुक जाते हैं। सही सही बात है। मेरे साथ भी यही वाले साहब जो है ना 2016 में अल्लाह ताला के पास चले गए। तो ये आई कैन फील दैट। बट ऑब्वियसली आप जिस टाइम से, आप जिस फेज से गुजर रहे हैं, हम उसके साथ आपको कह सकते हैं, हम जो अपने वर्ड्स हैं वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स वो जो आपका है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला जी उनके दर्जात बुलंद करें। भाई हर बंदे की जो फिटनेस जर्नी होती है या उसके अलावा कोई भी जर्नी होती है उसमें ऑब्वियसली मुश्किलात आती हैं, हर्डल्स आते हैं। आपकी जर्नी कैसी थी? मुश्किल थी, आसान थी? ये जो हम नॉर्मल परसेप्शन पाया जाता है हमारे यहाँ कि जी बस जाओ 2 दिन जाके ना डंबल उठाओ और आप जो है ना बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है। जब जाते हैं ना तो पता चल जाता है क्या एक प्रॉपर, आपको पता है एक प्रॉपर जो है ना एक काम है। तो आपकी जर्नी कैसे थी? मुश्किल थी, मज़ेदार थी? क्या आप शेयर करना चाहेंगे? मुश्किल भी थी, मजेदार भी थी। जब आप मुश्किल पार करते हो तो मजेदार हो जाती है। अब उसमें सबसे पहला सवाल ये आया कि लोगों से ये सुनने को मिला यू कांट, तुम कर नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है, और ये कैसे होगा, एक उस्ताद चाहिए, एक ये चाहिए, बड़ी लंबी जर्नी है, बड़े सेक्रीफाइसेस है। आई नो हर फील्ड में सेक्रीफाइसेस होता है, गिवन एंड टेक फार्मूला होता है, तो उसके बिना नहीं चल सका। लेकिन मुझे ये करना था कि जो दुनिया एक लाइन पे चल रही है, एक सिस्टम को लेकर चल रही है, मुझे उसको रिपीट नहीं करना। मैं लोगों को एग्जाम्पल ये देता हूं कि अगर आप जीटी रोड से जा रहे हो तो मोटरवे से भी तो रास्ता आता है। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या मैं उसी रास्ते से जाऊं जिस तरह वो सारे लोग चल रहे हैं? मुझे हिस्ट्री बनानी थी आम लोगों की तरह, वही नाम लिख के उसमें खुद को शामिल नहीं था करना। तो उसमें सबसे पहला जो मुझे सवाल मिला, तुम कर नहीं सकते, यू कांट। आपने बताया हुआ आप पतले थे ना, जिसको आई वाज स्किनी गाय। वो कह लो ना, वो जो पढ़ाई कर करके अब्बा जान ने पढ़ा के तो नंबर बड़े अच्छे आ गए, नंबर के साथ मैं वो कह लो ना स्किनी हो गया। तो जब कॉलेज में आया तो मैंने कहा जब करना है तो करना है, कुछ चेंज करना है। तो उसमें नंबर्स अच्छे आए, पैसे मिले, उसमें मैंने वो गियर्स बाइक ली और मैंने एक बेल्ट खरीदी। बिल्कुल। तो एक्सपेंसिव बेल्ट थी उस वक्त, तो मेरे पास पैसे भी इतने थे, कॉलेज भी जाना है। तो सब लोग जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। हमारे यही तो मैंने बस सोच लिया कि मैंने फिटनेस की तरफ जाना है, बस जा रहे हैं, चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने पहलवानी सीखी। वो एक जर्नी थी 2 माह की मेरी। पहलवानी सीखी, जो मुझे मेंटोर मिला था, तो उसने बताया कि ये बेसिक रूल्स हैं, इसको तूने फॉलो करना है। तो उसके बाद जर्नी स्टार्ट होगी। काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आई। पहले नॉर्मली फिटनेस, फिर आप प्रो लेवल पे आते हो, फिर उसके बाद आपने कॉम्पिटिशन्स फाइट करने होते हैं। अब उसमें ये है कि एक ही सिस्टम चल रहा है, आपके पीछे आपके प्रमोटर्स चाहिए, आपके उस्ताद आपके साथ खड़े होंगे। तो मैंने पर्सनली ये सोचा कि क्या
अगर मेरे साथ नहीं खड़ा तो इसका मतलब है कि मैं फाइट नहीं कर सकता। अगर मैंने खुद पे पैसे लगाए हैं, अगर मैं जीत गया तो मेरे लिए एक डोर ओपन होगा। बिल्कुल। अगर मैं हार गया तो मुझे एक लेसन मिलेगा। सही। तो चल रहमान, ट्राई करते हैं। क्या बात है। मैंने ट्राई की, मेरी जो फर्स्ट कंपटीशन में पोजीशन आई 6th आई। अच्छा, मेरे लिए डोर ओपन हो गया, मेरे लिए वो काफी था। हाँ 6 पहले क्योंकि तो मैं इंडिविजुअली, आप इमेजिन करें डाइट प्लान घर बन रही है, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लोगों की बातें सुन रहा हूँ, तो मैंने ना हेडफोन वगैरह लगा लेना कि मुझे इन बातों पे फोकस नहीं करना, मुझे बस करना है। वो सभी जो कर रहे हैं जी, वो एक सिस्टम को लेके चल रहे हैं। एक डार्क साइड है ओल्ड स्कूल में ना, बिल्कुल। आज भी चल रही है, तो मुझे उसको फॉलो नहीं करना। तो फिर मेरा रहमान और तुम्हें बाकी लोगों में क्या फर्क रहेगा? अगर तो हिस्ट्री चेंज करनी है तो डिफेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो डिफेंड करने के लिए फिर मैंने रिस्क लिया, मैंने किया, फिर आगे से सिलसिले ज़िंदगी के शुरू हो गए। और अब कंपटीशन फाइट करने के बाद एक स्टेज ऐसी आई कि मैंने सोचा मिस्टर पाकिस्तान भी जीत गए, पंजाब भी जीत जाना है, तो आगे लाइफ क्या है? तो फिर मैंने टर्न लिया लाइफ का। मैंने कहा नहीं, एक फेडरेशन का हिस्सा बनना है। तो ऑफिशियली जो एफिलिएटेड है विद गवर्नमेंट, तो उसका वाइस प्रेसिडेंट बना। अच्छा, वो सीट मिलने के बाद सोचा कि नहीं, मैंने जनता के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज रहना। तो उसमें मैंने अपना जो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट मैंने उनसे कहा कि वो थी होस्टिंग। आप मॉर्निंग 10 टू रात 5-6 बजे तक आप ऑडियंस के साथ, यंगस्टर्स के साथ एंगेज रहते हो। तो जब उनकी तरफ से जो प्यार मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, आई कांट बिलीव, उनको वर्ड्स में मैं बयान नहीं कर सकता। आप यस बोलते हो तो आपके साथ वो यस सारी आवाज़ में बोलते हैं। तो उस वक्त जो एक फीलिंग आती है, तो मेरे साथ आप इमेजिन करें हर इवेंट में 2022 हाँ और 25 तक जितने भी इवेंट्स हुए थे, मेरे फादर मेरे साथ गए। तो मैं उसमें ये समझता कि मुझसे ज़्यादा ना ऑडियंस, जो जितने भी एथलीट्स थे, वो पापा को ज़्यादा लाइक करते थे। तो उनको मिस भी किया, उनके बहुत सारे मैसेजेस भी आए, उन्होंने अफसोस भी किया, लेकिन है। तो ये ज़िंदगी की चीज़ें देखें, कहीं भी जिंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए हर्डल्स आनी है। हाँ बिल्कुल आनी है। हार्ट बीट है ना, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, सीधी तो फिर आपको पता है फिर एंड है, फुल स्टॉप है। तो ये हर्डल्स है। आप हर्डल्स में घबरा जाते हो तो आप बैक पे हो, बैक पे, सही है। आप फेस करते हो, आप खिलाड़ी बन जाते हो, फिर आपको खेलने का भी मजा आता है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो आपकी जिंदगी की असूल है। स्ट्रॉन्ग फेथ, कमिटमेंट एंड लॉयल्टी। सही सही। ये बहुत ज़बरदस्त बातें हैं। जब वैसे ये हमारे यहाँ जो है ना बहुत रेयर हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। हिस्ट्री भी तो हर कोई नहीं ना बनाता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हिस्ट्री से एक और चीज़ जो है वो रहमान भाई कनेक्टेड है, वो ये कि ये जो बॉडी बिल्डिंग की जो हिस्ट्री है जी, इसमें ये कॉमन परसेप्शन पाया जाता है, वो ये पाया जाता है कि जी जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं विदाउट सप्लीमेंट दे आर जीरो। तो इज इट ट्रू? और ये जो है ना, ऐसे समझे कि बातें हैं, वो जैसे हम बोलते हैं ना, ये गल्ला ही नहीं, गल्ला है या फिर वाकई में इसमें ट्रूथ है? अगर एक साइड से देखो तो कह रहे हो कि गल्ला ही नहीं, अगर दूसरी साइड से प्रोफेशनली बताऊं तो इसमें कैटेगरीज है। पहली बात तो ये कि बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, आप टोटली डिफरेंट चीजें हैं। सही है, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप फिटनेस की तरफ हो, आपको क्या चाहिए, आप बॉडी बिल्डिंग प्रो लेवल पे हो, आपको क्या चाहिए। फिटनेस की भी 4 कैटेगरीज है। आप बिगनर लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, एडवांस पे हो या प्रो पे हो। आप जैसे मैं प्रो पे हूं, तो अब बिगनर कोई आगे सोचेगा अच्छा जी रहमान भाई ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करूंगा। रॉन्ग। सही। आपको सारा ABCDEF सब क्रॉस करना पड़ेगा, स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ेंगी। आप एकदम से ऊपर नहीं आ सकते। फिटनेस की बात करूं तो आप अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट के साथ खुद को मेंटेन फिट रख सकते हैं। आपके 2-3 पैक्स आ सकते हैं अच्छे। डिपेंड ये करता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा चबी या फैट वगैरह ना हो। पहले फैमिली पैक ही है सब। वो फिर वो डब्बा पैक हो जाता है, फिर उसको पहले कम करना है, तो फिर उस चीजों को साथ लेके चलना। अगर मैं बात करूं बॉडी बिल्डिंग की, तो देन आपको, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा वर्कआउट करना है, आपने स्टेज पे जाना है, या आपका एक टारगेट है, आप जिम रन कर रहे हैं, या आपको कंपनीज के साथ अटैच है, तो आपको वो सारी चीजें लेनी पड़ती है, रिक्वायरमेंट है। आप वो फूड से नहीं ले सकते। ठीक है। एक तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि पता नहीं सप्लीमेंट लेना गलत है क्या, ये स्टीरॉइड्स है, दिस एंड दैट है, सारे कुछ ये वो। डॉक्टर जब आपको कहता है कि इस चीज की आपको डेफिशिएंसी होगी है,
वो बी वाइटामिन्स सही है, है। आपके सप्लीमेंट्स में आते हैं जी। आप डी ले लें, आप ये बोन्स आपकी चटक रही हैं तो आप ये वाला कंपाउंड मसल्स के लिए आप ये वाला सप्लीमेंट ले लें, तो वो भी तो सप्लीमेंट्स हैं। हमारा कॉन्सेप्ट आज भी यही है लोगों को बताने का कि सप्लीमेंट बेसिकली आपकी एक्स्ट्रा मसल रिकवरी के लिए, ठीक है, आपकी किसी मसल में डेफिशिएंसी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अपनी बात करता हूँ, मैंने कंपटीशन पे जाना है, अब मेरे 4 सॉलिड मील है, 2 स्नैक्स हैं, लेकिन मेरी बॉडी की जितनी ट्रेनिंग है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो मुझे अब एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। सही है। मैं चिकन खा रहा हूँ, उसका जो भी डाइट बनी है उसको लेके मैं चल रहा हूँ, आपने वो फ्रूट्स वगैरह ले रहा हूँ, लेकिन मेरे जो ट्रेनिंग है वो इंटेंस है, मुझे वो बोन्स के लिए, मसल रिकवरी के लिए चीजें चाहिए, मैं उस लेवल को टच नहीं कर सकूंगा। सो इट्स टोटली डिफरेंट। अगर वो बिगनर सोचे कि मुझे जो बॉडी बिल्डर ले रहा है वो मैं लेना शुरू कर दूं, तो ये रॉन्ग है। आपको एक अच्छा मेंटर चाहिए जो आपको बताए स्टेप बाय स्टेप इस तरफ आओ। तो इसलिए आंसर ये कि फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग बोथ आर डिफरेंट। ठीक है रमन भाई, जो आपने कहा जी एक अच्छा आपको मेंटोर चाहिए जो आपको बता, अब मेंटोर इतने महंगे हैं, क्या करें भाई? नहीं महंगा हो तो मैं भी हूँ। आप मेंटोर हैं, आप कितने महंगे हैं? एक दफा जो है ना जेब खाली हो जाती है। एक्चुअली मैं बताऊं कि मैं आपने जिस लेवल पे जाना है तो आपको देख के चलना है। सही है। तो आपको क्या चाहिए? अच्छा, इसका मैं एक आंसर ये भी है कि आपने अगर स्टेज या प्रोफेशनली टच करना है, आप इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय, वो भी तो आपके पैसे लग रहे हैं, आपको एक अच्छा मेंटर मिलना, उसके बाद ये फैसला होता है कि क्या आपसे चार्जेस वगैरह करें। एक डिफरेंट टॉपिक आ जाता है कि आपने किस तरह। अब देखना ये है कि अगर फिटनेस वाला तो एक जर्नली फिटनेस में वो करता रहे, उसको ABC सारी आती हो, या पूछ ले जर्नली, आप किसी भी जिम में चले जाएं, वो जर्नल ट्रेनर वहां होता है, मौजूद होता है, जो आपको बेसिक बताता है। हाँ जी, अगर आपने प्रो लेवल पे जाना तो ऑब्वियसली आपको एक बुक चाहिए, आपको एक मेंटोर चाहिए जो आपको एक पेज बाय पेज आपको बताए इसको कैसे लेके चलना है। तो पॉकेट वाली बात तो ये तो होता है, पॉकेट वाली बात मैं आपको जो है ना वो नहीं करता, इस पे जो है ना लेटर डिस्कस करेंगे। मैंने पूछना जरूर है, क्योंकि ये देखें, हम जब भी हमारा जो पॉडकास्ट होता है ना, तो हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो ज्यादातर जो है ना हम हैं मिडिल क्लास वाले। 70% है, 10% आपके वो 20% आपके मीडियोकर आ जाते हैं, और फिर 10% दूसरी क्लास बाकी। तो हम कहते हैं जी हमारी जो ज्यादातर क्लास है ना वो ये है, हम हैं, तो हम अपने आप को रिप्रेजेंट करने मैं बताऊं, मैं टीवी पे बेसिकली सारा बेसिक बता देता हूं, ये चीख के कहता हूं कि आपको किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं है। अगर आपने जनरल फिटनेस रखनी है तो ये आपके सारे प्रोग्राम्स हैं, आप इनको लेके बस ठीक है, हम इसी को जो है ना करेंगे, जो है ना दूसरे लेवल पे भी आएंगे, लेकिन इसको भी हमने साथ में लेकर चलना है। तो रहमान भाई, आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो बॉडी बिल्डिंग है या पाकिस्तान की जो फिटनेस है, उसका जो कल्चर है वो इंटरनेशनल कल्चर से कितना अलग है या वाकई ऐसे? क्योंकि हमने देखा है नॉर्मली अगर आप वेस्टर्न साइड पे जाएं तो हाँ दूसरा बंदा वहाँ पे वैसे फिट फूड नज़र आएगा आपको, हालांकि वहाँ पे जंक फूड और इस चीज़ का जो है ज़्यादा यूज़ है पाकिस्तान के लिहाज से, लेकिन उसके बावजूद दे आर टू मच फिट। मैं बॉडी बिल्डिंग के हवाले से नहीं बात कर रहा, नॉर्मली जो भी पर्सन होगा तो वो जनरल फिटनेस। लेकिन क्या कल्चर का डिफरेंस है, आपकी डाइट का फिटनेस है, हमारे यहाँ जो फूड है उसमें कोई इशू है कि हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा, आप देख लें एक नौजवान होगा तो इतना पेट निकला हुआ होगा, अनटिल अनलेस के वो एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो नहीं करता। क्या आप डिफरेंस देखते हैं इसमें? अच्छा, इसमें ये है कि अवेयरनेस आज भी हमारे माहौल में उतनी अवेयरनेस नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी हम वो एक लकीर को फॉलो कर रहे हैं, एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं, वो लकीर के फकीर बने। मैं टू बी ऑनेस्ट रियलिटी की बात करूं, ओल्ड स्कूल सिस्टम एक चल रहा है। अच्छा जी, जिम में जाना है, जिम में आपको वही धकियानुसी लोग मिलते हैं आपको। मेरा देखिए सिस्टम में आने का मतलब ही यही था कि मैं कुछ रेवोल्यूशन चेंज लेके आऊं जो पहले लोग ना करें, वो नॉलेज दूं। अब जैसे पहले ये होता था कि जितना नॉलेज आज मैं टीवी पे दे रहा हूं, आपको ये खरीदना पड़ता था। आप किसी टीचर उस्ताद जी के अंडर जाएंगे, वो आपको बताएगा जी अच्छा जी मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूंगा। लेकिन ये चेंज में लेके आया कि वही चीजें मैं फ्रीली लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के लिए टीवी पे बताना शुरू हो गया, शोज में बताना शुरू हो गया। तो आज के शो का मकसद भी ये है कि रियलिटी को आप ऑन स्क्रीन लेके आओ ताकि लोगों को पता चले। हमारे सिस्टम में आज भी एक डार्क साइड चल रही है जो एक ही सिस्टम को लेके फॉलो कर रहे हैं। बस जी आना चाहिए, बकरा आना चाहिए, उससे हमने पैसे लेने हैं। तो उसको पहले बेसिक बताओ यार, उसको लेके चलो। अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि जो तेरी किस्मत में तुझे मिलेगा। तो आप वो
किस्मत को छोड़ के आप अपना जोर लगाते हो ना, अगले की सेहत है, वो अपनी सेहत अपनी जिंदगी आपके हवाले करता है, फिर उसके बाद जी आप उसको मिस यूज करते हो। तो आज भी है। तो अवेयरनेस, आई थिंक अवेयरनेस, हाँ, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हमारे यहाँ अवेयरनेस का बड़ा फुकदान है। हमारे यहाँ लोग जो है ना इस चीज़ को पता नहीं क्या समझते। इसी अवेयरनेस से रिलेटेड एक और बात है, वो ये कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क देखें, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हमारी बहुत सी चीज़ें जो है ना वो एक जैसी हैं, बॉर्डर डिफरेंसेस हैं, दे आर सो मैनी थिंग्स जिसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं, बल्कि हमारी ज़बान, सारी चीज़ें तकरीबन सेम सेम है। इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन है, बहुत लोग इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे होते हैं कि जी हम जो है ना विदाउट जो गोश्त वगैरह या मीट लेके आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, वेजिटेरियन। तो इज़ इट ट्रू, क्या वाकई खाली वेजिटेरियन फूड को यूज़ करके आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं? अच्छा, उसमें फिर आपने ये बताना है कि जी प्रो लेवल पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या फिर खाली आप फिट रहने के लिए तो सब्जियां बड़ी ज़बरदस्त हैं? क्या आपका क्या ख्याल है इस सवाल? अच्छा, इसमें ये है कि हमारे जो हमसाया मुल्क हैं, मेरे फैन फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और दूसरी बात ये कि उनकी मीडिया इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बिल्कुल। आप हर चीज़ पे वो पॉडकास्ट बन रहा है, हर चीज़ को आप लाइव लेकर, हमारे पाकिस्तान में है, बट ये समझ ले कि 100% से 20%, जैसे आप लेके आए हो, कुछ और लोग लेके आए हैं जो फिटनेस से रिलेटेड, उन्होंने क्वेश्चंस उनको रेज किया है लोगों को अवेयरनेस के लिए। और वहाँ की इंडस्ट्री ऐसी है कि हर कोई उठ के बता रहा है। इसका एक पहला आंसर तो मैं ये दूंगा कि 70% रॉन्ग है। एक अपना एक कॉन्सेप्ट मिथ बनाया हुआ है, तो उसको लेके जी दुनिया के सामने बाय बुक और एक्सपीरियंस, ये दोनों चीजें जब कंबाइन होती हैं, जो उससे चीज सॉर्ट आउट होगी वो आपका एक्चुअल नॉलेज है। वो पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ इशू है, डॉक्टर ने बोला है कि आपने वेजिटेरियन रहना है, सही है, तो वो रहेगा। अब इसका मतलब यही तो नहीं कि मैं वो ऑन स्क्रीन आके लोगों को बताया जी आप वेजिटेरियन रहे। एक तो उनके माहौल में भी चीज है। हमने ये देखना कि फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, फिटनेस रूल्स के मुताबिक, मेडिकली एंड फिटनेस रूल्स के मुताबिक, क्या वो चीज प्रॉपर्ली हमें परमिशन देती है, इजाजत देती है कि उसमें इस तरह लेके चलना है। हमारे जिस्म के अज़ा हैं, हमें फ्यूल चाहिए डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी है, गाड़ी को आप मेंटेन करते हो, अच्छा ऑयल डलवाते हो, डैशबोर्ड को आप कलर करवाते हो, डिटेलिंग करवाते हो, क्यों? सभी डिफरेंट है ना। सेम हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारा लिवर है, हमारा स्टमक है, किडनी है, माइंड है, हार्ट है, जॉइंट्स है, स्किन है, तो उन सबको एक डिफरेंट चीजें फ्यूल चाहिए। अगर कंपैरिजन ये करूं कि जिस पर्सन ने वेट लॉस करना है, जस्ट वेट लॉस करना है, चबी है, बहुत ओबेसिटी है, तो देन वो इस वेजिटेरियन डाइट पे आ सकता है। अगर आपने प्रो लेवल पे जाना है या प्रॉपरली फिटनेस रखनी है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंड अपनी पर्सनल लाइफ उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना, तो देन आप इस डाइट की तरफ मत जाएं। ठीक है। तो जो रहमान भाई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो जो ये कहते हैं जी कि हम वेजिटेरियन फूड खा के इधर पहुंचे, तो वो क्या सीक्रेटली कुछ चल रहा होता है? अच्छा थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी मैंने निकलवाई। अच्छा, उसमें ऐसा है कि हर कोई सच नहीं बोलता। मैंने आपको पहले बताया कि 70% लोग रॉन्ग बताते हैं। सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि उस पर्सन का बैकग्राउंड चेक करें। हाँ, सही है। उसने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, वो किस लेवल पे था, कौन कौन सी कम्युनिटी को, कौन कौन से अदारों के साथ उसने काम किया, कौन कौन से लोग उनको सुन रहे हैं। ये नहीं कि अगर एक पॉडकास्ट है, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, वो कंट्रोवर्शियल हो गया ना, तो उसने सवाल ऐसा किया, उसके बाद उसने जवाब उसका उस तरह दे दिया, तो ये लोग यकीन करते हैं। जारी बात है, स्क्रीन पे आए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उसका बैकग्राउंड चेक करें। ठीक है, उस पर्सन का, सही है, कि उसने जर्नी कैसे स्टार्ट की, सारा कुछ कैसे किया। और सच तो नहीं बताएंगे, अगर सच बताएंगे तो उनकी दुकानदारी फिर बंद हो जाएगी। सही। तो इसलिए बिलीव मत करें दोस्तों, बिलीव नहीं करना जी, बिलीव हमने। नेक्स्ट जो इसी से रिलेटेड है, इंडियन का एक बहुत वायरल उनका गया था पिछले दिनों, तो बहुत वायरल था, वो है जी नितेश सोनी साहब। वो भी उनका अपना जिम है, लेकिन उनकी जो एक चीज वायरल गई थी, वो गई थी ये कि सत्तू, प्री वर्कआउट के तौर पे आप वो जो चने हैं उसको डालें, वो सारी चीज गोल्ड डालें, वो जो ऑर्गेनिक चीजें हैं उनको। अच्छा, आई डोंट नो कि नितेश भाई ये सुने या ना सुने, लेकिन उनका क्या इसके पीछे मोटिव था कि ऑर्गेनिक चीजों को प्रमोट करना है, या फिर जितने भी सप्लीमेंट या इस चीजों को डिस्करेज करना है? आई डोंट नो क्या उनका मोटिव था। तो आपने वो, आप समझते हैं कि वो ठीक था, आपने ट्राई किया है वो?
सत्तू ट्राई किया आपने? प्रमोशन हो जाएगी। सत्तू मैंने डोले बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए किया। अच्छा, उसका एक आंसर मैं ये दूंगा कि जैसे ह्यूमिड वेदर आ जाता है, हमारा समर आ जाता है, तो मैं समझता हूँ कि आप इस तरह की फाइबर चीज़ें इस्तेमाल में आनी चाहिए। आपका गुड़ हो गया, आप उसमें सत्तू में मिक्स कर सकते हैं, एक ड्रिंक बना के आप बॉडी की हीट नॉर्मल करने के लिए, या आप चिया सीड वगैरह इन चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आप इसको फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हो तो ये रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। मुझे देखें, लेकिन वो तो मेरे ख्याल में प्री वर्कआउट के तौर पे उसको यूज करते हैं कि जी आप इंस्टेंट एनर्जी आएगी एंड लाइक दैट। मैंने जितनी उनको फॉलो किया, मैंने वैसे काफी रील्स देखी थी। मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, एक तो मुझे उनके बोलने का अंदाज नहीं पसंद। अच्छा। एजुकेटेड पर्सन नहीं लगते। सही। एक चीज का वायरल होना, जारी बात है, वहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा है। हमारे हमसाया मुल्क में हमें सस्ते में चीज चाहिए, हमें रास्ता दिखाने वाला नहीं है। और ऑन स्क्रीन आके अगर कोई भी आपको बोलेगा तो आप तो फॉलो करोगे कि यार मेरा तो ये इसमें 50 रुपए खर्चा आ रहा है, इतने के चने आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है। अगर तो इसको मैं जर्नल फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके दूं तो ठीक है, नॉट बैड। ठीक है। अगर एक बिगिनर पर्सन आ रहा है, स्किनी पर्सन आ रहा है, तो अगर वो ये चीज करता है, ठीक है, क्योंकि मैं चने आपके कार्ब्स हो गए, सत्तू आपका फाइबर्स हो गया, इंसुलिन शुगर आपका गुड़ वगैरह हो गया, तो एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाती है। बट ओनली फॉर बिगिनर पर्सन, नॉट प्रो कि आप उसको एक बहुत ज्यादा करो। सही है, फिटनेस के लिए सही है। क्योंकि देखिए, एक स्टूडेंट है ना, उसकी पॉकेट मनी 100 रुपए है या उसको 500 रुपए पर मंथ मिल रहा है, तो उसमें उसने अपना वो एक एनर्जी लेवल पूरा करना है। क्योंकि उस वक्त तो ना तो उसको विटामिन्स का पता है, ना उसको प्रॉपर्ली डाइट का पता है। तो एक सस्ता पैकेज है, तो नॉट बैड, ओनली फॉर बिगनर्स। ठीक है, बिगनर्स जो है ना इसको, लेकिन ठंडे नहीं पड़ना प्लीज कि उसको सर्दियों में भी आपने खाना। ठीक है। आप मतलब देखें, अगर तो वो सस्ते, जैसे आपने बात की ना, अगर प्रो लेवल पे जाना चाहते हैं तो दैट इज नॉट फॉर यू। अगर आप स्किनी है, स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कुछ एक लाइन चाहिए कि यार मैं ऐसा क्या खाऊं, तो उस वक्त तो कोई भी बताता है उसको आप फॉलो करते हैं। लेकिन बेसिक है, कार्ब्स आपको चाहिए, स्किनी पर्सन्स हैं, आपको फाइबर चाहिए, इंसुलिन शुगर आपका पूरा हो रहा है, इट्स ओके, आपको एक अच्छी एनर्जी मिलेगी इन, आई थिंक इन समर, नॉट इन विंटर। ठीक है, समर के लिए वो जबरदस्त है ऑब्वियसली, वो ताकि आपकी बॉडी जो है वो ओवर हीट ना हो, और वही तो सारा असल मसला होता है। तो रहमान भाई, इसको जो है ना नेक्स्ट हम स्टेप पे आते हैं, वो ये कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी बोला था कि हमारा ये जो पॉडकास्ट है वो एक टीनेजर से लेकर एक बुजुर्ग तक देख सकते हैं। तो ये कौन सी ऐसी एज है कम उम्र में, कौन सी एज से जो है ना आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हो? 2 सवाल हैं, इसका आपने आंसर देना है। और बड़ा ही हर एक ने ये कहा है कि ये सवाल पूछना है कि जब छोटी उम्र से या 10-11 साल में कोई बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करता है तो हमारे यहाँ अमूमन एक तासुर पाया जाता है कि जी उनकी जो हाइट है उसके ऊपर असर पड़ता है, छोटे रह जाते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती। कि ये ट्रू है या नहीं है, और किस उम्र से स्टार्ट करना चाहिए फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग कह सकते हैं, जिम में जाना कह लें चलें? ओके, पहली बात तो ये मैं क्लियर करूं कि डायरेक्ट आप बॉडी बिल्डिंग पे आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जिम में बनता ही नहीं है कि एक फॉर एग्जांपल 14 साल या 15 साल का बच्चा है कि वो डायरेक्ट ही सोचे जी, ऐसे पेरेंट्स सोचते हैं कि अच्छा बेटा तू जिम जा रहा है, हाँ जी मैं जिम जा रहा हूँ, तू बॉडी बिल्डिंग करेगा, हाँ मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगा, क्योंकि उसे फिटनेस का पता ही नहीं है। तो यार तो तेरी तो हाइट ऐसी रह जाएगी, तू तो ऐसे रह जाएगा ना, तू ना ये ना कर। क्लियर कर दूं कि फिटनेस आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, फिटनेस से आगे फिर आप जाते हो बॉडी बिल्डिंग की फर्स्ट स्टेज पे। सही है, फिटनेस में भी आपने 4 स्टेजेस बताई। ठीक है, आप फिटनेस फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 16 में स्टार्ट किया। आप 15 बहुत परफेक्ट एज है, लेकिन अगर कोई 15 में जिम जाता है तो उसको स्टार्ट करना चाहिए बॉडी वेट ट्रेनिंग में, जैसे आर्मी में करवाते हैं, पुलिस ट्रेनिंग करवाते हैं, उसमें वेट ट्रेनिंग तो नहीं ना होती। तो वो बेसिक स्टेप है जिसमें से आपके 6 साल आपके गुजर जाएंगे, आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसके साथ एक अच्छा फूड पैटर्न भी आपको चाहिए, घर की क्लीन डाइट। लौंडो गौर से सुनना ये भाई, हाँ ये गौर से सुनने वाली बात। तो इन चीजों को आपने लेके चलना। फिर आप जाते हो स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट पे, जैसे लेट पुल अप, पुशअप्स, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इंक्लाइन डिक्लाइन आप करते हो, पैरेलल डिप आप करते हो, इन चीज़ों को आप लेके चलते हो। हैंगिंग आप डिफरेंट मूव करते हो, लेग रेजेस करते हो, आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हो, आपका लेवल बढ़ गया तो उसमें आपका साल गुजर गया, आपका मसल एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके फाइबर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए उन लोगों को ये मैसेज है कि ये मत सोचे कि अगर किसी बच्चे को आपने जिम भेजना है तो वो डायरेक्ट बॉडी बिल्डिंग पे आएगा, वो पहले
फिटनेस की सारी स्टेजेस क्रॉस करेगा, फिर वो आएगा बॉडी बिल्डिंग की स्टेज की तरफ कि उसको क्या मसल बिल्ड करना है। वो ये नहीं करेगा, मैं भी करके आया हूँ, मैं भी ये सारी स्टेजेस क्रॉस करके आया हूँ। सही सही बिल्कुल। अब जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, एमएमए की तरफ, बॉक्सिंग की तरफ डाल देते हैं, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए उसमें भी तो आपकी बॉडी वेट ट्रेनिंग है ना, आप पंच करते हो, आप स्ट्रेंथ करते हो, उसमें वेट ट्रेनिंग नहीं है। तो इसलिए वेट ट्रेनिंग की तरफ नहीं जाएं, पहले आप बेसिक जो बॉडी वेट ट्रेनिंग है आप उसकी सारी क्लासेस, उसकी सारी स्टेजेस उसको क्रॉस करें, देन आप आगे मूव करें। आई थिंक एज 15 परफेक्ट के वहां से स्टार्ट करें। और दूसरा सवाल जो कि हाइट पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता? देखिए मेरी बात सुने कि मैं उसका जवाब तो दे दिया, आपने वेट की तरफ है ही नहीं। अब होता ये कि जैसे आप किसी ओल्ड स्कूल स्टाइल में चले जाते हो, जी वो तू डंबल उठा ले, या तू ये कर ले, तू वो कर ले, तो गलती उस मेंटोर की है जो उस बच्चे को उस तरफ लगा रहा है। क्या उस बच्चे को ये नहीं कहता कि यार तू 100 पुशअप लगा के तो दिखा? आप जब आप 100 पुशअप लगाएंगे उसमें आपका चेस्ट, आपके शोल्डर सेकेंडरी, आपका बाइसेप, आपका थर्ड मसल आ गया, एक्टिवेट हो जाएंगे। मींस कि आप 3 मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हो वन टाइम पे। ठीक है। पैरेलल डिप आप करते हो, आपकी हैंगिंग हो गई जो आपकी हाइट में इंक्रीज करने में मदद करती है, उसमें आपके शोल्डर स्ट्रांग हो गए। अब आप आर्मी ज्वाइन करते हो, आप पुलिस ज्वाइन करते हो, तो उसमें भी यही बेसिक ट्रेनिंग्स है। मैंने 2 साल पुलिस को ट्रेन किया ना पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में, तो ये बेसिक ट्रेनिंग्स है। सेफ सिटी ये जो है हमारे भाई कुर्बान लाइन में, भाई सुन ले यार, आप 2020 से 2022 आप लोग यार हर जगह वहां मैं जाता था, वो डंबल्स तक चेक होते थे मेरे। नहीं ये सेफ सिटी वाले हमें छोड़ते नहीं है, मैं उनको कह रहा हूँ कि देखें आज उस्ताद साहब बैठे, मेरा मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ था, इनको अवेयरनेस के लिए था सारा, दूसरी तरफ नहीं था। हाँ मैंने आपकी वीडियोस देखी। मन भाई आजकल जो है ना, वो मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो इससे रिलेटेड है, क्योंकि हम यूथ की बात कर रहे हैं, यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हमारे यहाँ जो मुल्क है वो अब ज्यादातर जो है ना डिपेंड होता जा रहा है फ्रीलांसर्स के ऊपर। बाकियों के हालात तो हमें पता ही है। तो फ्रीलांसर्स जो हैं ये उन भाइयों के लिए भी, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हर एज ग्रुप का बंदा इससे फायदा उठाएगा। तो जो फ्रीलांसर्स है वो सारा दिन साफ ज़ाहिर लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, तो उनकी जो है ना वो नज़र के ऊपर स्पाइनल का मेजर इशू आ जाता है। आपके आए होंगे आपके भी पास लोग कि जी ऐसे ऐसे इशू है। तो इनको जो है ना आपने शॉर्ट में टिप देनी है कि भाई आप कौन सी कैसी रूटीन अपनी सेट करें कि ये इन मसाइल से जो है वो आप दूर हो सकते हैं। देखिए जैसे यंगस्टर मैंने देखा, IT स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि जैसे मैं अभी बैठा हूँ तो सारा दिन यूं बैठ के काम करना है, ऑन स्क्रीन उन्होंने कहा काम करना है, तो ये रीजन एक बनती है। आपके स्पाइनल पोजीशन चेंज हो गया, आर्च रहती नहीं है, कर्व रहता है। उसके बाद आपके डाउन शोल्डर चले गए, आपके स्पाइनल इश्यू शुरू हो गया। फिर उसके अलावा आपके अपर एरिया पे पेन आनी शुरू हो जाती है, वर्टिको की तरफ चले जाते हैं, या L4 L5 में स्टिफनेस आ जाती है। उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अब प्रोफेशन ऑब्वियसली आप छोड़ नहीं सकते, चेंज कर नहीं सकते, पूरी जिंदगी लगाई है, ऊपर से पैसा भी अच्छा आ रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो जिस तरफ आ रहे हैं आप चलें, लेकिन अपने मसल को फिक्स ना करें। ठीक है। आप जब सुबह उठते हैं तब, सोने से पहले तब, सिंपल आपने कभी देखा होगा स्कूल्स में PT वगैरह करवाते थे, उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते थे। आपने लेग स्प्रेड करनी है, हेड डाउन करना है, होल्ड करना है, आपने वॉल के साथ स्ट्रेट खड़े होना है ताकि आपका स्पाइनल आपका स्ट्रेट रहे। कितनी देर? 10 सेकंड की होल्डिंग आप कर लो, राइट एंड लेफ्ट आप मूव करते हैं। सिंपल PT इन्होंने किया होगा, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं जिनको इशू होगा, तो सिर्फ सिंपल PT एक्सरसाइज जितनी भी आपके माइंड में आती है सोने से पहले, और आप मॉर्निंग जब उठते हैं ब्रेकफास्ट से पहले, उसको आप डेली बेसिस कर लें, आपकी हेल्थ इशू सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा रमन भाई, आपका मैंने एक ना मुझे इससे आपको याद आया कि अर्ली मॉर्निंग में तो आपका एक क्लिप भी मैंने देखा था जिसमें आप कह रहे थे कि जी लोग जो है ना खाली पेट एक्सरसाइज करना। मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ जो जिसका मैंने अगर थोड़ा सा पानी पिया हो तो मुझसे जो है ना वो जाके, देखिए हमने तो फिटनेस के लिए करना होता है बॉडी बिल्डिंग, तो अब हमें पता चला कि अच्छा हम बॉडी बिल्डिंग नहीं करते, बेसिकली हम फिटनेस कर रहे होते हैं। तो हम जो जाते हैं तो हमसे ये होता नहीं है। क्या बताएंगे इसके हवाले से कि खा पी के जाना चाहिए या नॉर्मल कुछ प्री वर्कआउट के तौर पर लेकर जाना चाहिए, खाली पेट भी? खाने पीने का वर्ड बड़ा लंबा हो जाता है। बात ये है कि प्री वर्कआउट फूड आपका कौन सा होना चाहिए। खाना पीना मतलब खाना पीना मतलब कि आप जो है ना वो बनाना ले अच्छा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अच्छा मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आपने जब वर्कआउट वगैरह करना है, या आपके पास टाइम भी वही है, उसके अलावा कोई टाइम नहीं है, तो उसका बेस्ट ये है कि सुबह जब उठते हैं एनर्जी लेवल आपका वो नहीं होता, मसल एक्टिवेट नहीं होते, आपका शुगर लेवल डाउन होता है नेचुरली। अब उसमें ये है कि कुछ लोग कहते हैं जी पानी हमसे पिया नहीं जाता, तो उसका बेस्ट वे मैं बताता हूँ कि आप एक सेब ले लें, आपके कार्ब्स
और आपका शुगर लेवल नेचुरली आपको मिल जाएगा। सही सेब छीलना नहीं है, ये बात मैं इनको बता दूं, क्योंकि लोग छील के खाते हैं ना ऊपर वाले नहीं नहीं, आप खा लो पहले, ये तो छीलने वाला तो अभी आ गया ना, तो आप उसको साफ वगैरह करके उसके 4 पीसेस करके 2-3 बादाम आप खा सकते हो साथ, और आप ग्रीन टी की शॉट बना के ना, सही है। बहुत ज्यादा पानी नहीं, आप आप कह लो कि जो है ना एक शॉट बन जाएगा, घूंट जितने कह लो कि 3-4, उसमें आप ग्रीन टी का, क्योंकि कैफीन आपको मिल गया, बादामों से आपको फैट मिल गई, एनर्जी मिल गई, कार्ब्स और शुगर लेवल आपका पूरा हो गया, आपका स्टमक भी डिस्टर्ब नहीं होगा, वर्कआउट एनर्जी लेवल आपका छोटा सा एक प्री वर्कआउट मील बन गया। ठीक है, जबरदस्त। खाना नहीं यार, खाना नहीं खाना नहीं। अच्छा, ये इसी से ना मुझे अच्छी जबरदस्त बात याद आई कि जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, ऑब्वियसली आजकल जो है ना बुजुर्ग लाइफस्टाइल इस तरह का आ गया है कि उनमें इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, तो इसी तरह की कोई आप ना टिप दे दें बुजुर्गों के लिए कि कौन से जो है ना वो इश्यूज हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो वो उनकी डाइट में शामिल होते हैं जिसकी वजह से उनको मसले आते हैं, ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए तो वो बिल्कुल हमारे बुजुर्ग फिट रहें। देखिए, अगर बुजुर्गों के हिसाब से मैं पहले बात करूँ कि मेरे फादर का लाइफस्टाइल मेरी आंखों के सामने, कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके चलते रहे, सारी ज़िंदगी वो वर्कआउट करते रहे, पहलवानी भी की उन्होंने, और उसमें ये है कि मैं बच्चों से गुजारिश है कि अपने पेरेंट्स को एक जगह फिक्स ना करें, उनको थोड़ा सा टाइम दें, और दूसरा घर के कुछ मामलात में उनको थोड़ा हिम्मत भी दें ताकि वो एक जगह स्टक ना रहे, क्योंकि दिल रहना शुरू हो जाता है, आप उदास रहना शुरू हो जाए, जो एक बेसिक कॉज बनती है। सही कह रहे हैं। घर की जो रूटीन है उसमें आप इन्वॉल्वमेंट उनकी करवाएं, और उनके जो डाइट में अगर मैं बोलूं तो उनका ब्रेकफास्ट बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, और उनका डिनर बहुत ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो बर्प होता है, गैस वगैरह का इशू वगैरह रात को हो जाता है, अगर आप मॉर्निंग में खाते हैं तो उनका लाइट करें, आप उनको लंच अच्छा करवा दें और उनके छोटे छोटे स्नैक्स बना दें, ताकि एनर्जी, क्योंकि आफ्टर 40 आपका मेटाबॉलिज्म उस लेवल पे नहीं रहता, चेंज हो जाता है, आपकी रूटीन वही होती है, लेकिन आपका खाने की रूटीन वो नहीं रहती, वो खाबे शाबे नहीं चलते सारा कुछ ना। तो इसलिए जो पेरेंट्स हैं ओल्ड एज में हैं, तो बच्चों को चाहिए उनको पे थोड़ा सा ध्यान दें, आपकी थोड़ी सी केयर से उनकी जिंदगी अच्छी गुजर सकती है। ठीक 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 ठीक। तो डाइट का ये पैटर्न रखें। सही सही। अब जो है ना हम आते हैं खवातीन के पास, ये भी बड़ा बहुत ही डिमांडेड जो है ना हमारा सेक्शन है हमारे पॉडकास्ट का। वो ये कि जो खवातीन हैं उनमें हमारे यहाँ नॉर्मल कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि लड़कियां अगर जिम जाएंगी या हम देखें बॉडी बिल्डिंग, मुझे एक बात समझ में आ गई है और ऑडियंस को भी आ जानी चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग जिम जाना नहीं है भाई, वो फिटनेस का एक पहला स्टेज है। तो फिटनेस के लिए जो जाती हैं खवातीन, उनमें ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी ये मैस्कुलाइन मर्दों तरह की शेप पाई जानी चाहिए। ये एक मिथ है, इसको आप क्या कहेंगे, वाकई मिथ है या फिर नहीं है? रियलिटी है। मैं आपको एक रियलिटी से मुराद ये नहीं कि सवाल आपने बहुत अच्छा किया और ये मेरे साथ हुआ भी है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ क्लाइंट्स आ गए ना, तो मैंने जॉब भी की है 5 ईयर एज अ मैनेजर, तो उसमें सर हमने आप जैसे डोले नहीं बनाने तो हमें वो ना करवाइएगा। तो लेडीज के लिए ये है कि उन्हें ज्यादा वेट उठाने की जरूरत नहीं है। पहली उनकी स्टेज ये कि बॉडी को एक्टिवेट करें, स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करें और लाइट वेट में हाई रेपिटेशन करें। ठीक है। वो कभी भी मसल बिल्ड नहीं होगा। हैवी वेट ट्रेनिंग जो भी करती हैं, ये जो करवा रहे हैं, तो मैं उनको वार्न करता हूं कि वो ना करें। हार्मोनल इश्यूज होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपका बॉडी आपके मुताबिक नहीं है, आपने हैवी वेट उठाया है, जब आप छोड़ते हो तो आपके बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। लाइट वेट, हाई रेपिटेशन, शॉर्ट ब्रेक, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है इनके लिए। ठीक 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 ठीक। ये अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अपना वेट लूज करना चाहती हैं खवातीन, घरेलू खवातीन हैं, उनको भी चाहिए कि वेट नहीं उठाएं आप। उन खवातीन को ये भी है कि गॉसिप्स नहीं करने। देखें आप वो सबको छोड़ सकती हैं, ये गॉसिप नहीं छोड़ सकती। गॉसिप्स नहीं करने और फोन का इस्तेमाल नहीं करना, बस आपका वेट लॉस हो जाए। इसका मतलब है इनका वेट लॉस नहीं होने वाला। अच्छा, इसी से वही मैं घरेलू खवातीन का मैं पूछ रहा था कि घरेलू खवातीन ज़्यादातर जो है ना वो ओवरवेट हो जाती हैं। ऑब्वियसली एक्टिविटीज़ कम होती हैं, एक ये स्पेसिफिक एरिया में घूमना, किचन तक जाना, घर आना और बच्चों की देखभाल, ओवरवेट हो जाती हैं। तो उनके बारे में आप क्या टिप देंगे? कौन सी डाइट है जिसको वो फॉलो करें और किस चीज़ को वो जो है ना अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो ये ओवरवेट वाले इशू से? अच्छा, ओवरवेट से मैं एक ये भी चीज़ कनेक्ट करूंगा कि पहले ये देखिए कोई हेल्थ इशू तो नहीं है। नहीं, अगर नहीं है हेल्थ इशू तो कोई हेल्थ इशू नहीं है, आपका स्टमक लिवर प्रॉपर काम कर रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर काम कर रहा है, तो देन इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर नहीं तो फिर भी आसान है, लेकिन पहले उन इश्यूज को हमने ठीक करना है। हमने कर लिया, आपने ये देखना है कि आपका स्टमक लिवर, क्योंकि जाना तो अंदर ही है ना,
आपका वेट लॉस होना है, आपके हार्मोन सर्कुलेशन अच्छे होंगे तो तभी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, वरना नहीं करेगी आप, वरना तो मुशक्कत हो जाएगी। सही। तो हमने पहले ये देखना है कि हमें कोई इश्यू तो नहीं, ओके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक बॉडी वेट ट्रेनिंग करके एक सिंपल सा डाइट प्लान मैं बताता हूँ। मॉर्निंग आपने सौंफ का पानी पीना है, एम्प्टी स्टमक, जो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा, घर में भी बना सकते हैं, बनाया भी मिल सकता ठीक है। आपका ब्रेकफास्ट, आपका ग्रीन टी, कॉफी मोस्टली लोगों को सूट नहीं करती है, तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। फाइबर बिस्किट्स 2-3, अगर वो नहीं करना तो आप ब्राउन ब्रेड को आप थोड़ा सा पैन पे गरम करके वो कर सकते हैं। हल्का सा आप हनी लगा सकते हैं या हल्का सा बटर लगा सकते हैं गुड फैट के लिए। लंच में आपने बटर का कह दिया आपने, तो पूरा ही लेप करें। ओह नो, उसको भर के नहीं लगाना दोनों साइड, सिर्फ गुड फैट हमें चाहिए। उसके बाद हमारा लंच आ गया। लंच में आपने सैलेड पहले खाना है, ठीक है। चपाती करनी है, रोटी नहीं करनी जनाब, रोटी बड़ी वाली रोटी नहीं करनी, चपाती आपने, हमें फाइबर पूरा करना है। और घर का सालन, दाल, सब्जी वगैरह जो सीजनल है उसको बहुत ज्यादा पका के नहीं, स्पाइसी करके नहीं, नॉर्मल वो खाना है। सैलेड खाएंगे, खाने का दिल कम करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर स्नैक्स में सीजनल कोई फ्रूट खा सकते हैं या नट्स वगैरह आप खा सकते हैं, तो फ्रूट आई थिंक इजी अवेलेबल है। अगर डिनर की बात करूं तो उसमें सेम यही लंच वाला चलेगा, स्मॉल चपाती चलेगी, सालन चलेगा, लाइट बना हुआ, तो उसको आप लेके चलते हैं। राइस आपने वंस अ वीक खाने हैं, ठीक है, डेली बेसिस नहीं खाने हैं। तो ये इजी डाइट प्लान है जो उन खवातीन के लिए जो घर में है घर में। और देखें 50,000 वाली डाइट जो है ना, हम आपको हाँ, उस पे दे दी मैंने जी, आपने इसको फॉलो करना है। सही है, सही। ये बड़ी जबरदस्त हो गई। रहमान भाई, एक और जो खवातीन से रिलेटेड बात है वो ये कि जो है ना, प्रेगनेंसी के दौरान हमारे यहाँ एक बहुत मिथ पाया जाता है, बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि जी ये जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना, खातून को हिलना नहीं चाहिए बेड से, वही जाके फिर प्रेगनेंसी में इश्यूज होते हैं। जो प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी ऐसी नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं जो आप रेकमेंड करेंगे उन खवातीन को जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती हैं? कौन सी एक्सरसाइज हैं? डाइट तो खैर डॉक्टर बता रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं। ये जो होती है एक्सरसाइज वो नॉर्मली बताते हैं कि जी आप ये कर लें, स्क्वाट्स या इस तरह की चीज़ें कर लें। तो एक तो आप ये बताएं कि हमारे यहाँ खवातीन में ये बड़ा मसला है कि जी बेबी को कुछ हो जाएगा, एक्सरसाइज करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्या ये ट्रू है और आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, इसमें थोड़ी सी एक चीज़ मैं ये ऐड करूँगा कि उनका जो लाइफ पार्टनर है उसको भी थोड़ी सी सपोर्ट करनी चाहिए कि इमोशनली पर्सन चेंज हो रहा होता है। exactly. एक डिफरेंट फीलिंग होती है, एक ट्रोमा में पर्सन गया होता है, एक इमेजिनेशन, एक वर्ड एक माइंड में चल रहा होता है, तो उसको भी थोड़ा सा मोरली सपोर्ट वो कर दे ताकि वहां से वो निकले कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि देखिए, अगर हम इंटरनेशनली डॉक्टर्स को देखें तो मेडिकल्स बुक पढ़ें तो वो भी कहते हैं कि हिलना जुलना करना चाहिए, एक्टिवेट खुद को करना चाहिए। हमारा ओल्ड कह ले कि सिस्टम अभी भी है जी, एक कोने में बैठ जो जी ये हो गया वो हो गया है, तो ना चाहते भी आप एक सिस्टम को एक जगह रखते हो तो बॉडी आपकी एक जगह फिक्स हो जाती है, तो एक्टिवेट नहीं, आपके पूरे फाइबर एक्टिवेट कैसे होंगे? बिल्कुल। आप प्रेगनेंसी के बाद डॉक्टर वहां आप इंटरनेशनली देख लें, वो कहते हैं आप जाएं रूटीन में, आप थोड़ा वर्कआउट करें ताकि वो आपके जो फ्लैबी सिस्टम, आपके फाइबर मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाए। तो लेकिन यहाँ पे टोटली डिफरेंट है, तो इसलिए डॉक्टर अगर उनसे परमिशन लेना जरूरी है तो फिर आप योगा सिंपल स्टैंडिंग पोजीशन में वॉल को पकड़ के एक रिदम के साथ वो कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि नहीं करना चाहिए। सही। आपकी डाइट अच्छी हो, डाइट अच्छी से मुराद ये नहीं कि एक्सपेंसिव, डॉक्टर के मुताबिक। ऑब्वियसली आपका एक डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर होगा, उसके मुताबिक परमिशन लेके आप खुद को थोड़ा हिलाएं, थोड़ा रिदम में लेके आए, स्ट्रेच वगैरह करें, होल्डिंग करें, मसल को एक जगह ना रखें। ठीक है। और जो पोस्ट प्रेगनेंसी है उसमें? अच्छा, उसमें ये कि जब आपकी मेडिकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी हुई है तो आप डायरेक्ट योगा एक्सरसाइजेस पे आ सकते हो, जिसमें आपकी एक्स्ट्रा मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, जिसमें बेसिक में बताऊं, आपका प्लैंक है, मैट के ऊपर आप लेट के डिफरेंट एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं ताकि आपका मसल, आपकी बेली डाउन ना हो। ये हेल्थ इशू होता है। सेकंड हेल्थ इशू मैं आपको बताऊं, स्पाइनल में स्टिफनेस होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो उसकी वजह यह है कि आप एक मसल को जैम कर देते हो। उसमें आपने डॉक्टर से ये पूछना है कि मुझे किस चीज की डेफिशिएंसी है, तो वो कौन से विटामिन है। खवातीन इग्नोर करती हैं कि अब बच्चा पैदा हो गया, आप किस चीज की जरूरत है। उसका इशू ये होता है कि आपका स्पाइनल वीक होता जाता है, तो इन चीजों का ख्याल रखना है। ठीक 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 ठीक। और जो ये एक और बात इसी से रिलेटेड, देखें अब सारी की सारी हमारी बातें वो हो रही हैं। देखिए मेरे नज़दीक तो ये जितने भी लोग हैं
उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। True. हमारे यहाँ एक और बात I believe. बहुत शुक्रिया। एक और बात जो बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, मैं क्योंकि मैं खुद पे अप्लाई कर चुका हूँ, वो ये है कि जी हमारे यहाँ जितने भी लड़के हैं या ख़वातीन वो ये समझती हैं कि जिम में जाएंगे तो आगे जब हम जिम में चले जाएंगे तो उसके बाद हमारी जो है ना बॉडी ठीक हो जाएगी, जब हम छोड़ेंगे तो हमारा जिस्म लटक जाता है। अच्छा, ये वाली बात तो आप मुझे बताओ, मेरे करीबी सर्कल में लोगों ने कहा है कि जिम के बाद हमारी बॉडी लटक गई है। इज इट ट्रू या नहीं? मेरी तो वैसे कभी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल दे दूं। अच्छा, जिनकी लटकती है ना उनसे पूछे कि बाहर जाके खाने कौन कौन से खाते हैं। अच्छा, वो अंदर का सीन बता देते हैं कि हाँ जी मैंने 1 माह जिम किया, उसके बाद ही मेरी बॉडी लटकी। देखिए, 1 माह अपनी बॉडी को आप एक सर्कल में ले आए, बॉडी को यूज टू कर लिया, बॉडी को पता चल गया मेरे पे वर्किंग हो रही है, हो गया। उसके बाद ही कोई वजह बन गई, छोड़ दिया। तो बाहर जाके जो गेट टुगेदर में खाने खाने होते हैं उसमें बॉडी का क्या कसूर है? तो बॉडी कहती कि बेटा बाज आ जा, वरना मैं हाथ से निकल गया ना तो फिर पता चलेगा। तो जब उसमें तरक्की ज्यादा हो जाती है तो फिर कहा जाता है जी जिम का कसूर है। इसमें जिम का कसूर नहीं, कसूर आपका है। अच्छा, मतलब अच्छा इसको बंद करना होता है। वो ये समझते हैं ना कि साइड इफेक्ट नहीं है भाई, साइड इफेक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये समझते हैं हाँ, साइड इफेक्ट इसमें है कि जो आप खाना खाते हो, बाहर के जो बर्गर शर्गर जितने भी पिज्जा वगैरह खाते हो, तो आप बॉडी को पहले आप एक सिस्टम में लेके आते हो, फिर उस सिस्टम से बाहर लेके आते हो, तो नुकसान किसका है? आपका। ठीक। अब जो है ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा बॉडी बिल्डर्स के हवाले से, जो जिम में जाते हैं। हमारा एक बहुत ही, हमने भी फिटनेस के हवाले से जाते हैं तो हमें एक बात हमेशा से कही जाती है कि जी आज आपने जो है ना वो चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है, आज शोल्डर की करनी है। मतलब डिवाइडेड है, हर एक जगह पे यही है। कराची में मैं रहा हूँ, वहाँ पे भी जाते थे तो जो हमारा वहाँ पे लोकल ट्रेनर होते थे वो कहते हैं आज आपने बाइसेप लगा लिया, कल आप ट्राइसेप, और एंड सो ऑन। तो मैं इसको रिलेट करता हूँ जो बड़े हैं, जो बड़े प्रोमिनेंट फिगर हैं, जैसे जॉन अब्राहम। मैंने उनकी एक देख रहा था रील या वीडियो देख रहा था, वो कहते थे कि 7 days a week मैं हर मसल की एक्सरसाइज करता हूँ। तो हमारे जितने भी ये बॉडी बिल्डिंग के फ्रीक हैं या फिटनेस फ्रीक हैं, इनको ये बताएं कि डेली मसल की एक्सरसाइज ठीक रहती है या फिर उसको आपने छोड़ना होता है टू ग्रो, या फिर क्या है इसके बारे में, क्या आपका क्या अच्छा, इसमें मैं चीज़ें काफ़ी क्लियर कर दूँ। आपका सवाल आता है लेकिन इसमें डिटेल्स में मैं ये बताता हूँ। ट्रेनिंग आपने स्टार्ट करनी है। लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट ही आके वेट ट्रेनिंग पे लग जाते हैं। आपने पहले करना है स्ट्रेचिंग, ठीक है, आपके सारे मसल एक्टिवेट हो गए। उसके बाद आपने करना है वार्म अप, ठीक है, स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप, ठीक है। वार्म अप में आपने बेसिक स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करना है, मतलब जैसे आपने लेग पुल डाउन करना है, पुशअप्स करना है, हैंगिंग लेग रेजेस करने हैं, लेग पुल अप आपने करना है, माउंटेन क्लाइंबिंग करना है। डिपेंड ये करता है कि आपका टारगेट क्या है। बात हो रही है कि हमें कंपाउंड मसल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट आपकी स्ट्रेचिंग, आपका वार्म अप, ठीक है, आपके हो गए कंपाउंड मसल एक्टिवेट, ठीक है। ये सिर्फ ये तो नहीं ना कि आगे सिर्फ मैंने अपने बाइसेप्स ही आगे लगाए तो घर चला गया। मैंने अपने पहले सारे मसल को एक्टिवेट कर दिया, सारे फाइबर्स एक्टिवेट हो गए। अब इनके 3-3 सेट आप लगाओ, हाँ, तो आपके 15-20 मिनट का ये वर्कआउट हो गया। ऐसा ही है, तो आपका हो गया कंपाउंड मसल एक्सरसाइज। तो वो जो पर्सन सेलिब्रिटी कह रहा है तो वो ठीक कह रहा है, लेकिन हमारे ये होता है जी अच्छा जी आज तेरे बाइसेप, अच्छा जी आज बाइसेप लगाएंगे, फिर वो बाइसेप हिट होगा, अच्छा जी आज तेरी चेस्ट है। बाकी आप ना तो यहाँ वार्म अप करवाते हैं, ना स्ट्रेचिंग करवाते हैं, और ना ही एंड पे मसल रिलैक्सिंग स्ट्रेचिंग करवाते हैं। तो आपके सिर्फ वही मसल एक्टिवेट होंगे तो इश्यूज तो होगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट गलत है। जो ऑब्वियसली अगर इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटी है, तो एक रूल को फॉलो करते हैं, तो इसी रूल को आपने फॉलो करना है। नहीं तो रहमान भाई, जो नॉर्मल मेरा जो सवाल पूछने का मकसद ये था कि वो ये कि जी पहले आपने स्ट्रेचिंग कर लिया, आपने सारे मसल एक्टिवेट कर दिए, उसके बाद जो कोर एक्सरसाइज होती है जिसको हम कहते हैं, कोर आपने डेली बेसिस करना है, डेली बेसिस करना आफ्टर मसल ट्रेनिंग, ठीक है। मतलब आपने वही जो फॉर्मूला है आपने पहले उसका मैं सिंपल बताता हूँ। आपके 3 बिगेस्ट जो बॉडी पार्ट है, फर्स्ट आपका लोअर पोर्शन लेग, ठीक है, सेकंड आपका बैक स्पाइनल, थर्ड आपका कोर एरिया, सही है। आपकी फैट 3 जगह पे सबसे पहले स्टोर होती है। एक तो आपकी बम पे, ग्लूट्स पे, सेकंड आपके फेस पे, पफी हो गया, थर्ड आपका लोअर एब्डोमिनल। तो आप एब्डोमिनल को इग्नोर कैसे कर सकते हो? 80% लोग कहते चल यार रहने दे,
हफ्ते में 2 दिन ही ठीक है। आई डू 5 days और मैं 45 मिनट अपनी कोर ट्रेनिंग डिफरेंट एंगल से करता हूँ। मेरा 1 hour का बॉडी वेट ट्रेनिंग होती है। ठीक ठीक ठीक। आज भी मैं करके आया हूँ तो मैंने कहा स्किप नहीं करना, तो आज भी मैं करके आया। तो इसलिए आप कोर को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सी बीमारियों से अगर दूर रहना तो कोर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सही 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 सही, ये ज़बरदस्त हो गया। रहमान भाई, ये जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो ये कि जी ये 2 हफ्ते में जो है ना एब्स बन जाएंगे। अब ये बताएं कि एब्स बन जाते हैं 2 हफ्ते में या फिर नहीं बन सकते? आई थिंक उनके पास कैप्टन अमेरिका की मशीन होगी तो तभी वो बन सकता है। वो जो है ना सीरम उसमें रखा बंदा तैयार करके बाहर आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग है। 2 हफ्तों में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। वो कोई ऐसा और भी कोई शॉर्टकट है भी नहीं है कि जिसकी वजह से बन जाए। आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी भाई, आपको प्रॉपर जो ना प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, डेली अगर आप 15 से 20 मिनट जो है ना वो लोअर एब्डोमेन या एब्डोमेन की एक्सरसाइज करते हैं तो कितने 3 सेट आप करते हो 10 मिनट लग जाते हैं। 3 ट्रेनिंग आप करते हो तो आपके हाफ एन आवर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको 3 ट्रेनिंग्स डिफरेंट करनी है। आपका स्टमक एरिया, आपका मिड, आपका लोअर, आपके लव हैंडल्स, आपके ओब्लिक्स। तो आप एक ट्रेनिंग कैसे कर सकते हो? ठीक है, इसको आपने डिवाइड करना है 5 days में कि आज मैंने सेंटर करना है, अब मैंने लव हैंडल्स। ये ना कि टायर बंधे जाए तो वो सेंटर से पैक्स हो जाए तो साइड से टायर्स हो जाए। तो इसलिए इसको डिवाइड करना है 3 हिस्सों में पर वीक में कि इसको आपने 2 दिन ये करना है, 2 दिन ये करना है, 2 दिन ये करना है। ठीक है। तो आप इसको इग्नोर, पहले आपकी इनर आपके मसल्स बिल्ड होते हैं, फिर उसके बाद आपकी लेयर्स क्लियर होती है। सही है। तो ये कौन से 2 हफ्ते में 12 दिन 14 दिन बन गए कि जिससे पैक्स बन जाते हैं? यार वो मुझे भी बताना। ठीक है, ये नहीं हो सकता भाई, मैंने भी कोशिश की थी, नहीं हुआ था। ट्रेनिंग कर करके मेरे हाथ थोड़ा वो हल्का हो जाएगा। थोड़े बहुत हमारे भी हैं। तो रहमान भाई, ये जो मेडिटेशन है आजकल बहुत ज़्यादा, स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है ये मेडिटेशन। क्या चीज़ है मेडिटेशन? इसका बॉडी से ताल्लुक है, बॉडी बिल्डिंग से या नहीं? फिटनेस का एक्चुअल नेम मेडिटेशन है। ठीक है। मेडिटेशन 2 टाइप की होती है। फर्स्ट, यू कनेक्ट टू अल्लाह। ठीक है। अपनी रूह को कनेक्ट करते हो ऊपर वाले से। सही है। सेकंड, जो अमानत ऊपर वाले ने दी हुई है आप उसका ख्याल रखते हो, उसको रिपेयर करते हो, उसको ठीक करते हो। आम लोग ये समझते हैं कि हम जिम चले गए, हमने पैसे दिए, वो ये नहीं सोचते कि आपने खुद को ठीक करना है। अगर आपने अच्छा नजर आना है, फिट नजर आना है, जल्दी बूढ़े नहीं होना, तो आपको वर्जिश करनी पड़ेगी। वैसे भी यूनिवर्सल लॉ है, आप उस लॉ को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अमेरिका में भी ये लॉ बन रहा है कि आपने वर्कआउट करना है, कोई भी है। तो ये फिटनेस का रियल नेम मेडिटेशन है। ठीक है। 2 टाइप की मेडिटेशन। एक, यू कनेक्ट टू अल्लाह। सही है। आप इबादत करते हो, अंदर के इंसान को आप रहमान को ऊपर से कनेक्ट करते हो। सेकंड, जो ये ऊपर बॉडी एक हमारा कवर दिया हुआ अल्लाह ताला ने, इसको आप रिपेयर करते हो। ठीक है। तो फिटनेस आपकी वर्जिश का एक्चुअल नेम मेडिटेशन है। सही। इस मेडिटेशन को समझे, आपको एक्सरसाइज करने का भी मजा आएगा। वाह, क्या बात है सर। और ये जो इससे जो है ना ये सवाल वैसे बड़ा हर एक बंदा चाहता है कि ये सवाल का मुझे पता चले। वो ये कि पाकिस्तान में जो आप क्योंकि आप एक एजाज़ भी है आपके पास और बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के आप नायब सदर भी हैं, तो आप बॉडी बिल्डिंग जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग का एजाज़ कौन सा है? देखिए, इसमें ना डिफरेंट फेडरेशंस हैं जो एक डिफरेंट टाइटल्स बने। अगर मैं पाकिस्तान की सिर्फ बात करूं तो 3 कैटेगरीज हो जाती हैं। अगर आप सिटी लेवल करते हो तो आपका मिस्टर लाहौर या मिस्टर जो भी सिटी होगा वो बनता है। उसके बाद आपके प्रोविंस लेवल आ जाता है, आपका पंजाब हो गया, सिंध हो गया, वो कैटेगरीज आ जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है मिस्टर पाकिस्तान। ठीक है। जो ये टाइटल हैं, तीनों स्टेजेस अगर कोई क्रॉस करना चाहता है वो कर ले, लेकिन इसके पीछे एक स्ट्रगल है, एक सेक्रीफाइस है, टाइम देना है, मनी इन्वेस्टमेंट है। मनी सबसे पहले, सही। बॉडी के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी। दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपकी बॉडी बिल्डिंग है। सही बात है। इसमें फ्यूल डलेगा तो बॉडी बनेगी। तो ये अगर लेट्स सपोज मैं जो है ना मिस्टर पाकिस्तान बन जाता हूँ, अल्लाह करे बन जाऊँ, मैं मिस्टर पाकिस्तान बन जाता हूँ, जब वो टाइटल जीतते हैं तो कितने पैसे मिलते हैं रहमान भाई? अच्छा, इसमें ये है कि आप किस स्टेज पे खड़े हैं, किस स्टेज पे आप खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हैं,
उसमें स्पॉन्सर्स कौन है, डिफरेंट है, देते भी हैं माइनर, वैसे आपको उतने ही नहीं मिल पाते पाकिस्तान लेवल पे। अगर आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे देते हैं तो फिर आपको पाकिस्तान का मिस्टर पाकिस्तान टाइटल जीतने वाला बंदा कितने पैसे लेता है, उसको मतलब प्राइज मनी कितनी मिलती है? देखिए 1 लाख से 5 लाख है, 5 लाख से 8 लाख भी है। और ये तो मेरे ख्याल में 1 महीने की उनकी डाइट का खर्चा नहीं है। टोटल अगर वो मिस्टर पाकिस्तान को प्रेप करता है तो 20 लाख रुपए 2 मिलियन आपके लग जाते हैं। तो फिर फिर वो टाइटल एक लग जाता है ना, आप इसको आगे फिर किसी शक्ल में कैश करते हो। आप गवर्नमेंट में आपको जॉब मिल जाती है, अगर आप मिस्टर पाकिस्तान लग जाते हो, वो आपका है पुलिस है, आर्मी है, उसमें जो इनकी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनकी तरफ से आप प्ले करते हो, एक अच्छा पैकेज मिल जाता है, आप उनकी तरफ से आपने प्ले करना होता है, स्पॉन्सर मिल जाते हैं, स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। ठीक है, वहां से फिर देखिए एक टाइटल को आप उतना, मैं जानता हूँ, मैंने भी बहुत सा पैसा लगाया, करोड़ों रुपए अभी तक मैं लगा चुका हूँ, मैंने स्पॉन्सर्स भी दिए हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको फौरन उसका आउटपुट मिल जाए। आप मैच्योर होते हो, आप ऑडियंस को फेस करते हो, आप स्टेज को फेस करते हो, आप में मैच्योरिटी आती है। इट्स वेरी इजी टू से कि आप ऑडियंस में बैठ के जी मैं उधर जाके कर लो। आपने बैक स्टेज से आना है स्टेज पे, आपकी आंखों पे लाइट पड़ रही है तो यू परफॉर्मिंग, आप पोजिंग कर रहे हो, यू कांट इमेजिन कि वो क्या एक डिफरेंट फीलिंग, वो डिफरेंट फीलिंग है, सही बात, उसका हम पैसे देते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो भाई जो डायरेक्ट आपको पैसा नहीं मिलने वाला, आप जो है ना दूसरे बहुत से आप कर रहे हैं, लेकिन रास्ते आगे बहुत से खुल जाते हैं, स्टेजेस बहुत सी खुल जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये वही, ये जितने भी होते हैं मेरे ख्याल में, अब ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप तो है नहीं कि इतनी प्राइज मनी मिल जाएगी, वैसे उनको भी लीग से ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं। हाँ। तो ऑब्वियसली वो जो टाइटल होता है मेरे ख्याल में उसकी ज्यादा अहमियत है, वही टाइटल आप टाइटल प्लस आपको मिल जाते हैं, आगे स्पॉन्सर्स भी आपको मिल जाते हैं। अच्छा, स्पॉन्सर भी मिल जाते हैं, एक वही वाली बात हो गई। अच्छा रहमान भाई, जो पाकिस्तान में जो बॉडी बिल्डिंग है, इसके हवाले से आप क्योंकि एक अरसे से इस फील्ड में, कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो कि आप ब्रेक करना चाहते हैं? मैं इनके जो तरीक़ेकार है वो बदलना चाहता हूँ। एक ही सिस्टम को लेके बचपन से जवानी मैच्योरिटी तक मैं इनको देखते आ रहा हूँ, वो एक ही सिस्टम को लेके चल रहे हैं। इट्स वेरी इजी कि एक लड़का तैयार होके स्टेज पे आता है, आप उसको नैनो सेकंड में कहते हो बेटा आप नीचे उतर जाओ। अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट, मॉरली सपोर्ट, उसको थोड़ा सा प्ले तो करने दो। कि मैंने बहुत से लड़कों को देखा है, देखिए ऑडिशन के लिए आते हैं, 100 आया, 100 में से अब सिलेक्शन हो रही है, 100 में से 50 आपने चूज करने, 50 नहीं, अब 50 जो नीचे उतर गए हैं वो उनका तो पैसा क्या। तो कुछ चीजें ऐसी हों कि उनको थोड़ी सपोर्ट तो हो जाए, उनको मोटिवेट तो किया जाए कि बेचारे वो दिल ना टूटे। मिनिमम 3 मंथ की जो सर्कल एक डाइट का है वो आपने करना है, परहेज करनी है, नमक छोड़ना है, चीनी छोड़नी है, आपने क्लीन डाइट लेनी है, ऑयल नहीं लेना, आपने दिन और रात मेहनत करनी है, 1000 आपने रेपिटेशन करनी है, फिर जाके स्टेज पे क्या होना जी बेटा तू नीचे उतर जा। तो इमेजिन करें क्या गुजरती होगी, घर वालों से जूतियां भी पड़नी है आपको कि बेटा तेरे पीछे ऐसी ना कुछ लाया तो तू खाली हाथ वापस आ गया। तो इसलिए चाहे वो उसको कोई कैटेगरीज बना लें, सिस्टम को चेंज किया जाए। दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, आज भी हम उसी सिस्टम के इर्द गिर्द। मैंने बहुत सी कोशिश भी की, नाकाम भी हुआ, कुछ चेंज भी लेके आया, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म पे मैं काफी ज्यादा चेंज लेके आया। चलना चाहिए, उम्मीद करते हैं जी ये आपका ये जो विजन है ये जरूर कामयाब हो। और ऑब्वियसली जो भी एफर्ट करता है उसको कहीं ना कहीं, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं पता नहीं वो पीछे पड़े हुए हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। True. तो ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सोशल, अल्लाह ताला कामयाबी दे इसमें। रहमान भाई, ये जो फिटनेस में सबसे ज्यादा आपके नजदीक एक्सरसाइज में या किसी भी हवाले से ओवररेटेड चीज क्या है और अंडररेटेड चीज क्या है? एक्सरसाइज में चलेगा। अंडररेटेड में तो ये बोलूंगा कि लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि आपने वेट ट्रेनिंग करनी है, वो एक सिस्टम है, एक ट्रेनिंग साइकिल में ना रहें। स्ट्रेंथ, वेट एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, इन तीनों को लेकर चलना चाहिए। ठीक है। ओवररेटेड में मैं ये बोलूंगा कि सिंपल, मैं जिम्स में डिफरेंट जिम्स के साथ कोलैबोरेशंस हैं, लोगों को देखता भी हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ कि लोग गलतियां कर रहे हैं, सुनना नहीं चाहते, वो समझते गूगल पे जो आ गया वी आर, हम हैं। तो बेटा हम लगा के आए हैं, वो सारी स्टेजेस सेक्रीफाइस दिन और रात की करके आए हैं, पैसा लगाया है, सर्टिफिकेशंस की है, इंटरनेशनली क्लाइंट्स को भी डील किया है, फेडरेशंस के साथ भी हैं, और मीडिया में भी 10 साल हो गया है। तो TRP से पता चल जाता है कि कितने पानी में है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो एक सिस्टम बना हुआ है ना कि वो जी मिसगाइड किया जा रहा है। वेट ट्रेनिंग नहीं,
आप मल्टीपल कंपाउंड मसल एक्सरसाइज डिवाइड करके आप करें। ठीक 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 ठीक। रहमान भाई, ये इसी से एक बात मेरे जहन में आई कि आपने वर्क रूटीन जो है वो एक क्योंकि हम हमेशा से इन्फ्लुएंस होते हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो आपके नज़दीक वर्क रूटीन किसका बेटर है? क्या नाम है, संजय दत्त का, ऋतिक रोशन का, क्योंकि बॉडी मसल्स प्लस फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आ गई टाइगर, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और 8-8 एब्स बनाए हुए हैं। अच्छा, विद्युत जामवाल, वो बहुत ही उनकी जो वर्क रूटीन है बहुत ज़बरदस्त। इनमें से किसकी वर्क रूटीन आपको बहुत मज़े की लगती है? हार्डवर्क की अगर मैं बात करूं, ऋतिक सीजनल है। अच्छा, मतलब जो वो कोई मूवी पैकेज आया, मूवी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें वो चला गया, उसने 6 मंथ 8 मंथ या उस पे वो बना लिया, ऑफ कर दिया। अगर मैं उसकी बात करूं टाइगर श्रॉफ की, तो उसमें ये है कि वो जिम्नास्टिक टाइप पर्सन है, ऑलरेडी वो स्किनी था, वो एक सिस्टम को लेके आगे चला है। और हर टाइम बिस्किट बनाए हुए होते हैं उसके, आई थिंक स्किन में फैट नहीं है, उसकी फैट रेशियो कम है। सही। तो जाहिर बात है, अगर मुझे पता है कि मेरी 4 आगे फिल्में आ रही हैं तो मैं तो डाइट पे रहूंगा, मुझे करोड़ों रुपए मिलने हैं तो मैं तो डाइट पे रहूंगा। और मुझे जो पर्सन अच्छा लगता है, उसकी मैंने बहुत से ऐसे टफेस्ट जो वर्कआउट है इंटरनेशनली एथलीट्स के साथ वो कोलैबोरेट भी उसने किया, विद्युत जामवाल, उसके बहुत से ऐसे थे कि उसको मैंने खुद भी ट्राई किया। वर्ल्ड टफेस्ट पुशअप्स ही हैज डन ऑन रेस्ट, आई हैव डन 3 डिफरेंट एंगल। आपने ऐसे करना है पुशअप्स, ऐसे करना है और ऐसे करना है, ये वर्ल्ड टफेस्ट पुशअप्स है। सो आई लाइक पर्सनली, मैं समझता कि वो वेरी डेडिकेटेड हार्डवर्क पर्सन है और उसने डिफरेंट कंपाउंड एक ट्रेनिंग को लेके वो चला है, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर और कैलेस्थेनिक वर्कआउट। आई डू कैलेस्थेनिक वो जो हेड स्टैंड करते हैं, आप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। घर वालों से डांट पड़ती थी मुझे बड़ी। इसी से रिलेटेड आपको मतलब आइकन ऑफ द बॉडी बिल्डिंग जिसको हर एक बंदा इमेजिन करता है। आई डोंट लाइक अ बॉडी बिल्डिंग, आई लाइक अ कंप्लीट एस्थेटिक फिजिक। विद्युत जामवाल अच्छा है, जो आप उसको अगर ऑफ सीजन भी देखोगे तो अच्छा लगेगा, ऑन सीजन भी देखो तो, ताकि आप एज के जिस भी एरा में आओ, डेकेड में आओ, आप उसको संभाल सको। ठीक ठीक ठीक। अच्छे मसल्स हो, आपकी अच्छी बॉडी हो, ये नहीं कि मोटा सा फेस है स्क्रीन पे, तो मुझे अपने फेस का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा स्क्रीन पे मोटा ना है। सही। नहीं, मैं सवाल ऐसे कह रहा था कि हर एक जिम में जाएं, जिधर भी जाएं, फिटनेस के जो है ना, वो ऐसा समझे कि जो उस लेवल पे बैठे हुए हैं ना जहाँ पे कोई टच नहीं कर सकता, वो 2 बंदे हैं, आर्नल्ड और रॉनी। मतलब हर एक बंदा इमेजिन करता है कि आर्नल्ड। क्या आपको इन दोनों में कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? आर्नल्ड अच्छा, उसके मैंने बुक्स कुछ 2 स्टडीज की हुई हैं। रोनी एक और तरह के कैटेगरी से आ जाती है, वो बस एक रूल्स तो उसके इतने नहीं है, उसे एक बहुत ज्यादा एक मैसिव वॉल्यूम पे वो बहुत वॉल्यूम पे चला गया। ये एक इसकी बॉडी में सिमेट्री है, बैलेंस है, और आज भी इस एज में उस बैलेंस को लेके वो पर्सन चल रहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ ना कि आप 40 क्रॉस करते हो, 50 क्रॉस करते हो, तो बॉडी को इतना रखो, क्योंकि मसल आपका कम होता है ना, रिवर्स होता है, तो उसको आप लेके चल सको, ये ना कि वो आपके ऊपर बोझ बन जाए। तो इसलिए पर्सनली आई लाइक इट। सिलेस्टर के बारे में क्या करेंगे? सिल्वेस्टर स्टैलोन के बारे में नाइस गाय एक्चुअली, वो तो वो मूवीज में आया ना, वो फिटनेस कैटेगरीज में तो आया ही नहीं ना, तो उसने मूवी से मेरे ख्याल में इस चीज में वो रैम्बो उसने सीरीज बनाई, रैम्बो से उसने किया, वो भी अच्छा, नाइस। ठीक ठीक। इसी से ना, क्योंकि ये बात चल रही इंटरनेशनल चल पड़ी, तो आपने वैसे एक आंसर दे दिया, मुझे लगा था कि आपको वही पता होगा। तो आपके नजदीक बॉडी का जो शेप है, ये वो किन की जबरदस्त होती है, या कौन आपको ज्यादा पसंद है? रेसलिंग वाले, बॉक्सिंग वाले, या फिर मिक्स मार्शल आर्ट्स वाले जैसे ब्रूस ली टाइप? देखें, अगर MMA में मैं लेता हूं तो वो यूर वेरी स्किनी, ठीक है, आपका मैस नहीं है, मसल नहीं है, तो आप एक एज लिमिट तक अपनी बोन्स को यूज करते हो, उसके बाद आपने एक्सपायर होना है। अगर आप मार्शल आर्ट में लेते हो, यू आर जस्ट फ्लेक्सिबल। अगर मैं सोचूं कि इन तीनों की कॉम्बिनेशन बने, तो आई थिंक रेसलिंग में ये पॉसिबल है। आप एक बैलेंस के साथ, सिमेट्री के साथ, रेसलर का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े डोले हैं तो बड़ी बड़ी लेग्स हैं, आपने अच्छा फ्लेक्सिबल पर्सन होना, तो उसमें आपके तीनों मूव्स आपके चलते हैं। तीनों मूव्स चलने का मतलब ये कि 3 डिफरेंट टाइप्स की आपने एक्सरसाइज करनी, तो इसलिए दैट काइंड ऑफ पर्सन जो है ना। तो वो WWE में कौन सा रेसलर पसंद है बॉडी वाइज? पहले अच्छा लगता था, अब अपनी WWE शुरू हुई है, अपना वर्कआउट शुरू हुआ। पहले कौन सा चला? मुझे जो शॉन माइकल अच्छा लगता था, फ्लेक्सिबल था,
आज भी उसी फिगर में वापस वो चल उसी रहा है। तरीके से अभी गोल्डबर्ग मुझे अच्छा लगता था, वो नेचुरली मुझे पावरफुल लगता था, गोल्डबर्ग तो बाकी मुझे फेक लगते थे। तो गोल्डबर्ग का तो हम तो इतनी कोशिश करते हैं, हमारी ये कैप्स बन जाए, कॉलर्स बन मैं जाए, भी- उन्हें फिर तो आप इस तरह मूव नहीं कर सकोगे, ओह नजर नहीं हाँ, आता। सही बात। गोल्डबर्ग के ये जो है ना एक कमाल Crabs, है, हाँ। बहुत जबरदस्त है। जैसे गोल्डबर्ग पसंद है और शॉन माइकल पसंद है, वैसे दोनों की डिफरेंट वो है ना। हाँ, शॉन माइकल कैटेगरीज डिफरेंट है। आप देखें, वो पावर में आ गया, उसकी बॉडी में बैलेंस है, आज भी इस एज एरा में वो एक बैलेंस के साथ लेके चला, उसकी बॉडी डाउन नहीं हुई। नहीं हुई, बिल्कुल। मैंने रिसेंटली उसको देखा हाँ, है। recently शॉन माइकल को भी आप देख लो कि वो भी एक बैलेंस वैसे में का है। वैसे। अगर वो किक कर रहा है, मस्कुलर है, बाइसेप है। देखिए, आप 40-50 में जाते हैं तो आप ये तो नहीं ना चाहोगे कि मैं बड़ा सा वॉल्यूम में रहूं। तो अगर उन्होंने 50-60 क्रॉस किया तो सेम बैलेंस में जा रहे हैं, बॉडी उनकी डाउन नहीं है। सो दैट्स व्हाई। तो बॉक्सिंग वाले जो हैं, जिस तरह बड़े बड़े लेजेंड गुजरे हैं बॉक्सिंग वालों देखिए, बॉक्सिंग में भी अब जो न्यू जनरेशन आ रही है, उन्होंने बॉडी बनाई है, मसल्स बनाए हैं, हाँ 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 तो मीन्स कि उन्होंने वेट ट्रेनिंग की है। जो पुराने थे उन्होंने नहीं की हुई। तो जैसे आप वो चीजें छोड़ते हो तो आपकी चेस्ट भी लटकना शुरू हो जाती है। ठीक, ठीक। तो आपको वेट ट्रेनिंग का तीनों ट्रेनिंग्स आपको चाहिए, फ्लेक्सिबल, स्ट्रेंथनिंग, वेट ट्रेनिंग एंड बॉक्सिंग, एमएमए, एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन चाहिए। सही 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 सही। हम इंटरनेशनल भी आ गए, पड़ोस से भी आ गए, और लोकल भी हमने पड़ोसी तो कहते हैं कि आप पाकिस्तान छोड़ के आ जाओ, क्योंकि इंडियन फैन फॉलोअर्स ज्यादा है। रेमान भाई यू आर लुक लाइक दिस, और रेमान भाई वैसे मुझे जो है ना, कल मैंने एक अपने दोस्त को आपकी तस्वीर दिखाई, मुझे उसने कहा कि जी आपको ये एक इंडियन एक्टर से नहीं मिलते जुलते रहमान भाई। मैंने कहा किसका? आप गेस करेंगे किससे आपकी रिजेम्बलेंस है? सोनू सूद। सोनू सूद से, एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने अहमद अली भट्ट का पॉडकास्ट हाँ किया जी। तो ही साइड अच्छा कहता है, आप अगर आप पे बायोपिक बने तो क्या करेंगे, तो ये वो मैंने कहा पाकिस्तान में तो नहीं, कहता है फिर हेनरी कैविल, सम पीपल से यू आर लुक लाइक अ हेनरी कैविल। मैं कहा भाई मैं तो पाकिस्तान में बैठा सो इट्स लाइक डिफरेंट एक लोगों से मिलता रहता है। लेकिन आपकी ज्यादा रिजेम्बलेंस, अगर आपकी पिक्चर दूर से देखी जाए ना, तो ऐसा लगता है कि हम सोनू आप इमेजिन करें, बहुत से ऐसे दीवाने फैन है कि मेरी फर्स्ट डे जर्नी से आज तक वो पूरी फैमिलीज, इंडियंस फैमिलीज मेरे साथ अटैच है। क्या बात है, क्या इतना वो डाटा मेरे पास नहीं है जितना उनके पास है। वैसे बड़ी ये बहुत क्रेजी फैन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो हमारा जो लास्ट सेगमेंट है वो भी इसी से रिलेटेड है। वो ये कि जी, इससे पहले मैंने एक सवाल पूछना था आपसे। वो ये कि जी आपने बहुत से जो शोबिज के लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग की है, बताना चाहेंगे कौन कौन से हैं और उनमें आपको क्या मसले आए? क्योंकि किसी ने कहा नहीं रहमान आज मैंने ये नहीं करना, इस तरह कुछ। मुझे जो पर्सन लगा वो सुहेल समीर, माय बेस्ट बडी। उसके साथ मैंने एक ड्रामा भी किया था, कांटे। फहीम बरने डायरेक्टर थे, मेरा ऑडिशन वहां से उसकी मेरी दोस्ती शुरू हुई ना। तो जब मैं जॉब करता था उसको मैंने ट्रेन किया, उसकी 2 मूवीज आ रही थी। तो वो आया, रेमान मैंने ना बॉडी शॉडी को बड़ा मस्कुलर करना है, दिस एंड दैट करना है। तो वो डेडिकेटेड पर्सन था। फिर उसके बाद हुमायूं अशरफ आया। हुमायूं अशरफ थोड़ा सा मूडी था, जैसे आप बच्चों को लेके नहीं चलते, चल आ जा यार, चल आ जा यार, करते हैं। ये डिफरेंट, दोनों दोस्त थे। फिर आगे वो दोनों दोस्त मेरे बन गए। सुहेल समीर ऐसा था कि जैसे मैंने ट्रेनिंग करनी है वैसी उसने ट्रेनिंग करनी है। अब हुमायूं अशरफ ये था कि उसको पुश करना पड़ता था, वो गाड़ी को धक्का लगाना पड़ता था, चल यार तू कर ले, कहता यार आपकी ट्रेनिंग खत्म ही नहीं होती। समी खान है, समी खान अच्छा है लेकिन वो सीजनल गाय है। हाँ, डिफरेंट एक वो सारा कुछ चलता है। ये अली जोश कभी ड्रामा हो तो फिर उस्ताद जी वो ट्रेनिंग करनी है, उस्ताद जी आपने बड़ी ना टफ करवानी है क्योंकि मेरा ड्रामा आ रहा है। तो अदरवाइज ये कि अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी होता है, तो इसलिए हर पर्सन एक डिफरेंट है, तो उसके डिफरेंट इश्यूज। ठीक। चलें जी, हमारा लास्ट जो टॉपिक है या सेगमेंट है वो है जी हमारा रैपिड फायर। ओके, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट। तो आप चाहें तो दिस एंड दैट भी कर सकते हैं, वन लाइनर जवाब भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। और अगर कोई सवाल ना पसंद आए तो आपने कहा चलता भी कर देना है, कोई मसला नहीं है। तो पहला सवाल ये है कि जी एक चीट मील जो कि आप कभी मिस नहीं करते। कीमा करेले खाते हैं आप? खाता हूँ। ठीक। सुबह उठते ही पहला काम क्या करते हैं? शरबत अंजबार पीता हूँ मौसम के हिसाब से, या सौंफ का पानी पीऊंगा। सही, मतलब हर एक को पीना चाहिए। जिम की प्लेलिस्ट में सबसे ज्यादा चलने वाला गाना सिद्धू मूसेवाला का? ओ नहीं ना पंजाबी ना दिल तोड़ने वाले, जो मोटिवेट करें। इंग्लिश में सुनता हूँ या कुछ नया जिसमें पोइट्री बड़ी अच्छी हो। ठीक। रैप वगैरह एमिनेम नहीं? नथिंग, वो मेरे ऊपर से गुजर जाते हैं। ठीक है, वो समझ ही नहीं आते। ओके, फिटनेस के हवाले से कौन सी ऐसी मूवी है जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है और आप रेकमेंड भी करेंगे हमारे ऑडियंस को? फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आई लाइक कियानू रीव्स।
आई लाइक हिम। अभी रिसेंट वाली सारी देखी उसके सारे उसके मैंने 4-5 टाइम्स देखी है Matrix से मूवी। लेकर। उसकी पर्सनल लाइफ, उसके बारे में, उसके जो लाइफ के डिफरेंट इश्यूज आए उनको फेस करता गया, सारा कुछ लेके चलता गया, अगेन उसको फाइट करता गया। उसके लाइफ में उसकी सिस्टर की डेथ हुई, काफी ज्यादा क्राइसिस आए, लेकिन अगेन मुझे उसकी चीज जो है ना वो बहुत मोटिवेट करती है। उसके साथ में खुद को मेंटेन भी रखा। अ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, सही सही। दैट्स व्हाई आई लाइक मिस्टर विक। या ठीक है जी। I'm a फिटनेस John के जो हवाले से आपको क्या है जो पसंद है? किसमें? फिटनेस के हवाले से क्या चीज आपको पसंद है? फिटनेस से मुझे मोहब्बत है, माय फर्स्ट लव। ठीक ठीक ठीक। सब कुछ छोड़ सकता हूँ, फिटनेस को नहीं छोड़ सकता। अच्छा, स्क्वाट्स या पुशअप्स? बोथ। दोनों? Yeah. एक चूज करना हो तो? नहीं चूज करना होगा, फिर मैं पुशअप्स ऐसे लगाऊंगा कि जिसमें स्क्वाट्स भी लगे। कंबाइन कर लेंगे आप। ठीक है। सबसे ज्यादा जो है ना अंडररेटेड फूड जो है वो कौन सा है जो लोग समझते हैं कि यार ये तो किसी काम का नहीं है लेकिन है बड़े काम का? पहली बात तो मैं क्लियर करूँ कि अल्लाह ताला की बनाई हुई सारी चीजें फायदे की हैं, तो अंडररेटेड मैं बोलूंगा कि सेब। सिर्फ आपको फैट भी नहीं करता, आपको एनर्जी देता है, आपका शुगर लेवल रखता है, कार्ब्स आपको हाँ, चाहिए। सही बाकी जो डिफरेंट है उनके इफेक्ट्स डिफरेंट है। हाँ ठीक है। सिर्फ बड़ी जबरदस्त चीज है ये। हमने वन एप्पल डॉक्टर भी कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर। ठीक है। आपकी जो है ना वो सीक्रेट रूटीन अबाउट एक्सरसाइज और फिटनेस और एनीथिंग? my secret routine, I never skip my daily workout. I do 2 hours per day. संडे को भी करते हैं? नहीं, संडे को चिल करता हूँ। अच्छा। संडे को मैं चिल करता हूँ। सही, वो सही। आई लाइक अ के ड्रामास, तो वो मैं वो ज्यादा ड्रामास और जिसमें बड़ा एक मोटिवेशनल एक मैसेज मुझे मिले तो मैं वो उन सीजन्स को ज्यादा देखता हूँ, माइंड को एक्टिवेट करने के लिए। संडे को मैं ये करता हूँ कि मुझे नेक्स्ट वीक क्या करना है। सो दैट्स माय सीक्रेट रूटीन कि मुझे संडे को मैं प्रिपेयर करता हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। सही सही। मतलब स्क्विड गेम देखा है आपने? वो मुझे बोर लगा। अच्छा, बोले? नो मर्सी मुझे अच्छा लगा उसमें। नो मर्सी अच्छा, उसमें एक्टिंग है, इमोशंस हैं, उसमें कुछ ड्रामेटिकली लगा है, ऐसा कि जो आपको डेप्थ में ले जाए। सही सही। इसका मतलब है स्क्विड गेम में तो सेकंड सीजन वैसे किसी को भी नहीं पसंद है। हाँ, वो फ्लॉप गया। हाँ, फ्लॉप गया। अच्छा, आपको वर्कआउट, डाइट या स्लीप में से कोई एक चीज छोड़नी पड़े तो क्या छोड़ेंगे? वर्कआउट, डाइट या स्लीप? डाइट को मैं छोड़ूंगा। डाइट में छोड़ देंगे? वर्कआउट को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। और कार्डियो? सोने की रूटीन ऐसी कि मुझे नींद आई है तो मैं शायद यहीं पे सो जाऊं। सही 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 सही। ये तो लेकिन नींद तो बड़ी, जिसको इस तरह की नींद आती है मेरे ख्याल में बहुत लकी। खाने को मैं इस तरह फिर सोच लेता हूँ ना कि चल बेटा ये तेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लान हो गया, बाद में खा ले। ठीक ठीक ठीक। कार्डियो या फिर वेट? आई डू वेट ट्रेनिंग बट लेस टाइम ब्रेक, उसी को मैं कार्डियो में कन्वर्ट कर देता हूँ। वेट ट्रेनिंग करता हूँ बट उसमें ब्रेक में शॉर्ट कर देता हूँ, वो मेरा इंटेंस वर्कआउट हो गया, वो आपका कार्डियो हो गया। अगर चूज करना हो सिंपल वर्ड में, कार्डियो और वेट? वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग, ठीक हो गया। रोनी या फिर आर्नल्ड? वो आप बता चुके, आर्नल्ड बता चुके हैं। आर्नल्ड अगर आपसे कोई मशवरा मांगे बॉडी बिल्डिंग के हवाले से तो क्या देंगे? मैं उसको ये बताऊंगा कि अपने बिजनेस को और प्रमोट करो, बॉडी बिल्डिंग के हवाले से नहीं, तो तुम बिजनेस अच्छा कर रहे हो तो इसको और ऊपर लेके जा सकते हो, तो उसमें कोई मशवरा चाहिए तो मैं आपको दूंगा। ठीक है। 3 लफ्जों में आपने अपनी पर्सनैलिटी बयान करनी है, 3 वर्ड्स। कमिटमेंट, लॉयल्टी एंड हार्डवर्क। ये लफ्ज कम पड़ता है मेरे लिए। चलें जी, कमिटमेंट और लॉयल्टी अब इसको 2 पे रखते हैं। अच्छा रमन भाई, हमारा जो बिल्कुल लास्ट सवाल वो ये कि हर एक जो फील्ड का बंदा होता है उससे मैं पूछता हूँ कि अपनी फील्ड के हवाले से आपने कोई चीज़ बतानी है तो आपने हमें जो है ना 4 रूटीन बतानी है जो कि हर उम्र का शख्स करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। 4 रूटीन्स मैंने बतानी। फर्स्ट एक है अपना स्ट्रॉन्ग फेथ रखना है ऊपर वाले से, चाहे आप लाइफ आपकी जितनी भी बिजी है उसके साथ कनेक्ट रहना है, चाहे दिन में 1 मिनट रहे। हर्डल्स आपकी आनी है, नेवर गिव अप, आपने कभी भी नहीं। आपके लाइफ का जो भी मकसद है उसमें प्रॉब्लम्स आनी, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी को आपने छोड़ देना है, आगे बढ़ते रहना, चाहे आप रेंगते ही क्यों ना आगे चले जाओ। चौथा, मंजिल आपकी है लेकिन आपके जज्बे जुनून पे डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना, बड़ी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। चाहत शिद्दत होगी तो तभी आपकी मंजिल आपके कदम चूमेगी, वरना कहेगा बेटा आगे भी लाइन में खड़े हैं तो उनको आने दे, तू पीछे हो जाए। चले जी, ये रहमान भाई
बहुत बहुत मेहरबानी अगेन, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया, इतना I बहुत hope- मज़ा आया। Yeah. और मैं जो है ना, मैं हर एक एंड पे अपना जो है ना वो क्या कहते हैं गिल्ट फीलिंग वो भी बता दूं। हर एक में जाता हूँ तो मैं कसी हुई टी शर्ट पहन के आता हूँ यार मैं थोड़े से आज मैं ढूंढ रहा था मुझे कोई लूज मिल जाए क्योंकि मैं रहमान भाई के सामने बैठूंगा तो ऐसे लगूंगा तो कौन है। चलो जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। यू वेलकम। दोस्तों जी, ये थी हमारी आज की नशिस्त रहमान भाई के साथ। तो दोस्तों, हमें सपोर्ट करते रहें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर सकें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखेगा, अपने मुल्क का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़।